अब मैं बता रहा था आपको कि जितने भी बड़े सिस्टम डिजाइन है ना, उसके अंदर कुछ छोटे सिस्टम डिजाइन होते हैं जिसको बोलते हैं बेसिक सिस्टम डिजाइन। वो इसका हिस्सा होते हैं। तो वो कौन कौन से बेसिक सिस्टम डिजाइन है, तो उनमें से एक ये वाला है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सो दैट ये फंडामेंटल सिस्टम डिजाइन है। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये मतलब इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे तो बड़े सिस्टम डिजाइन का क्योंकि ये हिस्सा होता है, तो उधर फिर आपको इसकी फंक्शनैलिटी भी समझ में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया सो दैट आपका इंटरेस्ट इसमें कायम रहेगा। तो आप इसमें फोकस्ड होंगे कि भाई ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो बड़े सिस्टम डिजाइन को भी समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। तो ये नोटिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? इसमें हम एसएमएस भेजते हैं, ये भी इसके अंदर आता है। ईमेल्स करते हैं, मतलब आपको आप देखा होगा कि आप कुछ एक्टिविटीज में करते हो तो आपको आपको ईमेल आ जाती है, ठीक है ना? आप किसी में रजिस्टर्ड होते हैं किसी कोर्स में, तो आपको ईमेल आ जाती है। तो ये भी नोटिफिकेशन का एक हिस्सा है। इस तरह कुछ पुश पुश मैसेजेस होते हैं, वो भी नोटिफिकेशन के अंदर उसका पार्ट है, ठीक है। तो आज इसको देखेंगे हम डिजाइन कैसे करें। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि इसको ब्रेक करके स्टडी किया जाए, ताकि छोटे छोटे चंक्स में हम इसको डिस्कस कर सकें। तो आप में से किसी का कोई फीडबैक हो या क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। मैं भी यहाँ से देख रहा हूँ, और अदरवाइज जो सर असद है वो भी मुझे गाइड कर देंगे, तो मैं वहाँ ब्रेक लगाकर हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलते हैं कि ये इसमें तो इस स्लाइड में कुछ ऐसी बात नहीं है, बस ये मेंशन है कि कुछ चीजें बेसिक होती हैं वो आपको पहले आनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये हमारा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इस तरह की ये नोटिफिकेशन आपने नोट की होगी, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, थोड़ा सा इसको बेहतर करता हूँ। यस, आपने देखिए ये जो पहली स्क्रीन है यहाँ पर, तो इसमें इस आपको ना देखिए यहाँ पर देखें, ये एक नोटिफिकेशन ही आया हुआ है, दूसरा नोटिफिकेशन ही आया हुआ है। आपके मोबाइल फोन के ऊपर ना ये नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, इनको बोलते हैं पुश मैसेजेस। ये पुश मैसेजेस आपको आ रहे होते हैं, नोटिफिकेशन किसी नोटिफिकेशन सेंटर से आ रहे होते हैं। तो ये हो गए पुश मैसेजेस। और आप ये देखें स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, ये आपको एसएमएस आ रही होती हैं। तो ये भी ओके, तो ये भी पुश मैसेजेस है का एक हिस्सा है। और इधर देखें तो आपको कुछ ईमेल्स ईमेल्स भी आ रही हैं, तो ये भी दिस इज ऑल पुश मैसेजेस, ठीक है। ये मैंने आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा इनकी वो शो किए कि कैसे नजर आती है। अच्छा, अब जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि जिस जिसके लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं उसके साथ जरा कुछ सवाल और जवाब हो जाए, ताकि उससे पूछे ना कि वो क्या चाहता है। देखिए, आप सिस्टम डिजाइन को जितना कॉम्प्लेक्स करना चाहें उतना कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। आप जितना कॉम्प्लेक्स करेंगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। उसको रन करने के लिए आपको रिसोर्सेज भी ज्यादा जरूरत होंगे। तो इसलिए जिसका सिस्टम डिजाइन करना होता है उससे हम पर पूछते हैं ना, वो आपको फिर उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो वो रिक्वायरमेंट्स ना सबसे पहले डिस्कस की जाती है, ठीक है। तो आप चूंकि हम सिस्टम तो किसी का बना नहीं रहे होते, हम तो इंटरव्यू के अंदर होते हैं। तो इसलिए जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आप उससे पूछते हैं कि किस सिस्टम में जो बनाना है उसकी रिक्वायरमेंट्स आप बताएं। तो वो फिर आपको रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, ठीक है। तो आपने खुद ही अपना गैस के ऊपर नहीं चलना कि आपने अपना गैस डाल लिया बड़ा, मैं इस किस्म का सिस्टम बताऊंगा तो अगला बंदा बड़ा ही हैरान हो जाएगा। नहीं, आपने उससे पूछना है कि आप, तो उस कभी कभार ऐसा होता है कि जो आप सोच रहे होते हैं उससे कम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आपको पता होता है वो इंटरव्यू कुछ और ही नई नई बात कर देता है, ठीक है। तो आपने ना ये शुरू में उससे डिस्कशन करनी है कि क्या हो रहा है, ठीक। अब वो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ नोटिफिकेशन डू यू वांट टू सेंड। अब देखिए ना पीछे हमने क्या किया, ये तीन तरह की नोटिफिकेशन है। एक पुश है, एक एसएमएस है, एक ईमेल है। तो आप उसे पूछेंगे ना कि आपको किस तरह की नोटिफिकेशन चाहिए, तो वो आगे जवाब देगा ऑल थ्री टाइप्स, ये तीनों चाहिए। ईमेल भी, एसएमएस भी और पुश नोटिफिकेशन, ये तीनों चाहिए, ठीक है। अब वो इसने आपको आंसर किए। तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर दीज नोटिफिकेशन रियल टाइम, ठीक है। कि ये रियल टाइम पे हो, तो अब आप वो आंसर करेगा वी वांट देम इन नियर रियल टाइम, स्मॉल डिले इज फाइन इन बिजी आवर, ठीक।
उसने कहा कि रियल टाइम ही होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रश है तो उस टाइम थोड़ा बहुत डिले हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस डू वी वांट टू सेंड द नोटिफिकेशन। तो अभी आपने पीछे देखा ना कि ये जो पुश मैसेजेस हैं ये नॉर्मली मोबाइल डिवाइसेस पे आती हैं। तो इस तरह हमारी जो जो व्हाट्सएप है, ये जो एसएमएस है वो भी हमारी मोबाइल पे आती है। ईमेल दोनों पे आ जाती हैं, मोबाइल पे भी, उधर भी। तो इस तरह से तो ये हमने उससे पूछना है कि किस डिवाइसेस पे भेजना है, क्योंकि डिवाइस का पता होना भी बहुत जरूरी है। कुछ नोटिफिकेशन होती हैं वो मोबाइल फोन के ऊपर सूट करती हैं। वो आपकी आपको तो पता ही है ना, मोबाइल चीजें, कुछ चीजें होती हैं वो सिर्फ मोबाइल पे चलती हैं, वो आपके डेस्कटॉप पे नहीं चलती। तो ये हमने उससे पूछना है। तो वो कहेगा जी ऑल डिवाइसेस, लैपटॉप, मोबाइल, आईओएस, एंड्रॉइड, इन सब के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। ये उसका उसने आपको आंसर दिया। एक और क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ आर दीज नोटिफिकेशन ट्रिगर्ड। ये ट्रिगर कैसे हैं, ठीक है। कि वो कहता है कैन बी। अब ये ट्रिगर होने के तीन तरीके हैं, कि ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाए खुद ब खुद ही, या शेड्यूल हो जाए कि भाई इतने इस टाइम के ऊपर मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, जैसे ये होता है। फिर तीसरा आप मैनुअल भी कर सकते हैं। तो ये तीन डिफरेंट ऑप्शंस है। तो आप उससे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसने कहा कि इनमें से कैन, मतलब तीनों हो सकती हैं, ठीक है, या लाइक दैट। तो ये हमारी होगी नोटिफिकेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपने उससे सवालों जवाब किया, क्वेश्चन आंसर है कोई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कि पहले क्या करेंगे, सोचेंगे भाई इसका सिस्टम जो डिजाइन बनाना है उसका सिंपल किस्म का डिजाइन क्या बन सकता है। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो चले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एच, इसको सर बोलते हैं HLD, हाई आवाज आ रही लेवल। है? ठीक, कुछ क्वेश्चन है बेटा? एक यस सेकंड। मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैम ईशा का क्वेश्चन। सर यस एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? मैं ये भी देख के बताता हूँ कि क्या है इसमें, ठीक है। लेट्स जस्ट वेट। तो ओके। अच्छा, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आगे देखते हैं, बल्कि मिलके। अच्छा, हम इसमें ना मैंने प्लान बनाया है कि कल भी एक सजेशन आई थी। अभी इस में भी इस वाले इस ये जो भी क्लास, ये जो प्रेजेंट, इसमें शायद इतना डिस्कस हम उसको यूज ना करें, लेकिन कोशिश करूँ यहाँ पर भी यूज करें। लेकिन अगर किसी ने आज प्रेजेंट ना किया तो फिर दूसरी प्रेजेंटेशन भी मेरे पास है। तो उसमें मैंने प्लान किया कि हम ना मिलके सिस्टम डिजाइन को डिस्कस करेंगे। यानी मैं सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, हम मिलके डिस्कस, जैसे आज मॉर्निंग में सर जफर ने किया। ये हम स्टार्ट करेंगे और सारे अपने फीडबैक देंगे कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है। तो इस तरह से सबकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। और अ, हर बंदा सोचना शुरू करेगा, और हर बंदा उसका आंसर कहीं ना कहीं से लाने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो ये सेकंड में अगर मैंने प्रेजेंट किया तो सेकंड में तो इस पर डिस्कस करेंगे। बट एनीवे यहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक एंड क्वेरी। लेट्स मूव। तो देखिए हमने ना एक HLD, हायर लेवल डिजाइन। तो पहले ना छोटे स्टेप से चलते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये तो सबको पता है कि इस किस्म का एक होगा कि आपका कोई एक नोटिफिकेशन प्रोवाइडर होगा जहां से नोटिफिकेशन आएंगी। वो क्या करेगा, वो कोई सर्विस को यूज करेगा, उस सर्विस के जरिए से आपको नोटिफिकेशन है, ठीक है। और वो नोटिफिकेशन फिर आपके सिस्टम पे आ जाएगी। तो ये सिंपल सा एक डिजाइन है। अच्छा, इस डिजाइन के अंदर अब जाहिर है ईमेल नोटिफिकेशन की अभी हमने तीन टाइप्स डिस्कस की हैं। ईमेल हो सकती है, एसएमएस हो सकती है, और पुश नोटिफिकेशन हो सकती है। ये तीन तरह की नोटिफिकेशंस हो सकती है। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये ईमेल की है। ये तो ईमेल करेंगे तो ये हमारा सिस्टम का सिंपल सेट डिजाइन। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जाहिर है कि वो जो ईमेल भेजेगा वो कैसे भेजेगा। डेफिनेटली किसी सर्विस को यूज करेगा। तो वो सर्विसेज क्या है, वो सर्विसेज ये हो सकती हैं। वो इन सर्विसेज के जरिए से वो यूज करके आपको ईमेल भेजी जाएगी, ठीक है, वो जो बंदा भेजेगा। जैसे इसमें कोई, ये पता नहीं क्या नाम है, मेल चिंप है, और ये तीन किस्म की हमारे पास सर्विसेज है। ये क्या करती हैं, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं, आप इनको यूज करते हैं और ईमेल्स भेजते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसी तरीके से अगर आगे चलें, आप एसएमएस भेजेंगे। तो एसएमएस में भी इसी तरीके से कोई बंदा कोई प्रोवाइडर होगा जो आपको एसएमएस भेजेगा। उसके लिए भी ना
कोई एसएमएस सर्विस तो होगी ना। अब तो वो फिर आपके मोबाइल पे एसएमएस सर्विस आ जाएगी। तो आप देखें एसएमएस आपके नॉर्मली मोबाइल पे आती है ना। ठीक है, आजकल आजकल हम वो व्हाट्सएप को वेब के ऊपर भी यूज करते हैं, ठीक। तो बट एनीवे, तो ये आपके मोबाइल पे हमारे पास हुआ। अब इसमें क्या सर्विस को यूज करेगा, तो इसमें ये डिफरेंट सर्विस, ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो आपको मोबाइल फोन पे एसएमएस भेजती हैं, ठीक है। तो उसमें ये एक टवाइलो है या बनी टविलो है इसका, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। कुछ ये तीन, ये दो और भी हैं। ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं कि आपने अगर एसएमएस भेजना है तो आप हमारी सर्विसेज को यूज करें, आपकी एसएमएस पहुंच जाएगी। तो एसएमएस जो है वो आपके मोबाइल फोन पे आती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड हम चलते हैं। अच्छा, ये जो दो सर्विसेज हैं पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ये अच्छा हाँ, बट हमने देख, आप चलते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन पे देखें कुछ अच्छा पुश नोटिफिकेशंस होती हैं जो, अच्छा कुछ पुश नोटिफिकेशन होती हैं वो सिर्फ एप्पल मोबाइल के ऊपर आती हैं, वो आपको वो सिर्फ एप्पल मोबाइल्स के ऊपर चलती हैं। और कुछ ऐसी हैं जो एंड्रॉयड के ऊपर चलती हैं, ठीक है। और मैं भी शायद कुछ ऐसी हूँ जो दोनों पे चलती हूँ, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, ठीक है। तो अब अगर आपका ये एप्पल का है, तो इस एप्पल की भी कुछ सर्विसेज होती हैं जो एप्पल मोबाइल फोन के ऊपर आपको पुश नोटिफिकेशन भेजती हैं। इस तरह आप एंड्रॉयड के ऊपर भी हमारे पास, अब एंड्रॉयड के ऊपर एक जो सर्विस है जो बड़ी पॉपुलर सर्विस है, उसका नाम है फायरबेस। ओहो। तो ओके, तो फायरबेस क्या करती है, वो आपको हेल्प करती है एंड्रॉयड के ऊपर नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशन भेजने में। शायद आपको पता है कि एंड्रॉयड जो है वो मेरे ख्याल में गूगल ने बनाया था, तो इसलिए फायरबेस भी गूगल का ही है। तो गूगल जो है ना आपकी जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उस पर पुश नोटिफिकेशन के लिए सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो ये हमने थोड़ा सा एक हायर लेवल डिजाइन को देखा, बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने जब डिसाइड कर लिया भाई ठीक है ये एक डिजाइन बन गया, अब जरा इंफॉर्मेशन जमा करना शुरू करेंगे कि भाई ये जो सिस्टम बनाना है इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है ना, तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें नीड स्पेसिफिकेशन ऑफ डिवाइसेस एंड और ईमेल ऑफ यूज, ठीक है। कि हम देखेंगे कि वो जो नोटिफिकेशन भेजनी है जो यूजर ने मांगा है, वो क्या उसकी डिवाइस कौन सी है। जैसे देखें ना कुछ पुश नोटिफिकेशंस हैं वो सिर्फ एंड्रॉयड पे चलती हैं और कुछ एप्पल पे चलती, तो हमें उसकी वो इंफॉर्मेशन तो लेनी है ना, कि भाई वो जो कह रहा है कि हमें भेजें, तो हम उससे पूछेंगे भाई तुम्हारी आपकी डिवाइस कौन सी है, ठीक है। और फिर और अगर उसने ईमेल्स को यूज करना है तो उसका ईमेल एड्रेस भी तो लेंगे ना, तो ये इंफॉर्मेशन वहां से लेंगे, ठीक है? तो अब अगर देखेंगे, अगर उसने कहा कि ये, तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर वो इस किस्म की सर्विस को हासिल करना चाहता है तो उसको साइन अप करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐप डाउनलोड भी करनी पड़ेगी, इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी। तो ये इस किस्म की इंफॉर्मेशन हम गैदर करके ये हम उसको हासिल करते हैं डिजाइन करने से पहले या डिजाइन करने करते हैं वक्त, ठीक है। अच्छा, अब सर इसमें जब, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जी श्योर। अभी मैं सर्च कर रही थी तो उन्होंने ये कहा हुआ था कि जो एसएमएस होता है ना उसके लिए कोई ऐप रिक्वायर्ड नहीं होती और ना ही इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है। लाइक हमें अक्सर सिम के थ्रू जो कन्वर्सेशन होती है ना, जैसे कि हमें मैसेजेस आ रहे होते हैं या फिर हम लोग जो सिम के थ्रू भेजते हैं उनको एसएमएस कहा जाता है। और जो पुश नोटिफिकेशंस होती हैं वो स्पेसिफिकली उनके लिए कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, जैसे व्हाट्सअप हो गया। और इंटरनेट भी रिक्वायर्ड होता है पुश नोटिफिकेशंस के लिए। तो ये दोनों का ना मेन डिफरेंस था। लाइक यहाँ पे जैसे गैदर इन्फॉर्मेशन है, अगर तो हमने एसएमएस भेजना है तो हमें ऐप की जरूरत नहीं है कि हम इंस्टॉल करें, लेकिन अगर पुश नोटिफिकेशन अगर हमने भेजनी है तो हमें ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज थी इसमें। और थैंक यू सो मच मैम। माशा, तो इस तरह से सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन होती है तो उसको सिंपल रखा जाता है, क्योंकि सिस्टम डिजाइन एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फिनोमेना का नाम है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। और जब हम सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे होते हैं तो ये डिजाइनिंग फेज होता है, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि यार ये हम जब बनाएंगे तो क्या सारी चीजें यहाँ डिस्कस होती हैं। ये डिजाइनिंग हम पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं पढ़ रहे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें नॉर्मली पता नहीं होता। मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने कहा जब मैं पढ़ूंगा तो बस मैं बहुत बड़ा सिस्टम बना लूंगा और बस मेरा सिस्टम फिर ऐसा रन करेगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। तो ऐसी बात नहीं है, हम एक डिजाइन पढ़ रहे हैं, उस डिजाइन को सिंपल करके पढ़ते हैं। फिर जब सिंपल हमें समझ में आ जाता है ना गाइस,
तो फिर उसको हम फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें एडिशन करते हैं। तो आप सोचेंगे सिंपल पर क्यों पढ़ रहे हैं, जरा पहले ही कहो। वजह ये होता है कि वो जो जिसने ये सिस्टम बनवाना होता है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ती है। वो हर बंदा तो ये नहीं कहता कि एक कॉम्प्लेक्स बना के दे दो। तो सिंपल से स्टार्ट करेंगे और आगे के जाएंगे, फिर उससे पूछते रहेंगे, हाँ ये मैंने सिंपल बनाया, अच्छा और बताओ, और तो कुछ नहीं चाहिए? वो कहेगा हाँ ये भी चाहिए। तो फिर उस तरह से उसमें हम ऐड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच दिस फीडबैक। तो अब चलते हैं यहाँ से। अच्छा, अब हमने ये चेक कर लिया कि वो कौन सी डिवाइस है, और उसका ईमेल वगैरह ले लिया। उसको अगर कोई ऐप डाउनलोड करनी है तो उसे कहेंगे भाई ऐप डाउनलोड कर लो, या साइन अप करना है तो वो साइन अप भी कर ले। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। तो इसको थोड़ा सा अब हम, वो जो अभी हमने देखा, ये बड़े सिंपल सिंपल किस्म के ना हमने बनाए थे ये डिजाइन। अब इसको थोड़ा सा इसमें अजाफा करते हैं, इसको आगे बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखें हमारे पास ये आ गया, इसका बेहतर वर्जन आ गया। तो क्या होगा, ये यूजर है। अब यूजर के पास क्या है, क्या उसके पास मोबाइल फोन है? ठीक है, तो उसकी हम क्या करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे यूजर की। भाई तुम्हारे पास यूजर कौन है, उसके पास डिवाइसेस क्या हैं, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहां पर ये जो चीज है, ये हमारा एपीआई है। ठीक है, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये एपीआई को भेज देंगे, ताकि जाहिर है इंफॉर्मेशन लेके जो जाएगा और वहां से लेकर जो आएगा वो हमारी एपीआई होगी। तो उसको ये इंफॉर्मेशन बताएंगे ना कि भाई ये चीज, ये इंफॉर्म, तो वो उस इंफॉर्मेशन को उसके पास स्टोर हो जाए। अच्छा, इंफॉर्मेशन एपीआई को बताएंगे, अब एपीआई इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ठीक है, ताकि ये मेरे पास परमानेंट रहे और मुझे पता चलता रहे कि क्या हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया यहां से ओके। अच्छा, बीच में एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है, कि वो आप उसको आप थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे। लोड बैलेंसर का मुख्तसर सा मीनिंग ये है कि अगर लोड ज्यादा आ रहा है तो वो फिर ना उसको बैलेंस करता है, मुख्तलिफ मशीनों पे भेजता है। तो उसको हम आगे थोड़ा सा हमें, इसको ये हमें आगे पता चल जाएगा ये क्या कर। तो ये यहां तक हम पहुंच गए। अच्छा आगे, अच्छा आप देखिए गाइस, जब आपने यूजर की इंफॉर्मेशन ले ली है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने कहा कि ये हम देंगे किसको, एपीआई सर्वर को देंगे, और एपीआई सर्वर इसको डेटाबेस में स्टोर करेगा। अब डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन क्या है, किस किस फॉर्मेट में स्टोर होती है? तो उसका एक फॉर्मेट टेबल्स होती है, तो वो टेबल बनाता है। ठीक है, अभी हमने बहुत सिंपल रखा। ये किस टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रही है, लाइक कोई यूजर अभी साइन अप हुआ है ऐप में, वो वाली इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, या यूजर जो यूजर मैसेज भेजना चाह रहा है वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है, या जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है? मतलब अभी इसमें क्या चीज स्टोर हो रही है? जी, अब देखते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन ये वाली स्टोर हो रही है, ये टेबल्स। एक टेबल ये वाला है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, यूजर, उस यूजर की एक आईडी, हम जब जो यूजर होगा उसको एक आईडी मिल जाएगी, तो यूजर आईडी में यहां आ जाएगा। फिर उसका ईमेल, ईमेल यहां पर हमारे पास आ जाएगा डेटाबेस में। उसका फोन आएगा, उसका कंट्री आएगा, और उसने किस डेट को या टाइम में वो क्रिएट किया है, वो इस टेबल में आ जाएगा। ये जो, सर जी तो बोलना चाहते हैं। सॉरी, जी सर सॉरी फॉर इंटरप्शन। काइंडली आप वन लाइनर दे सकते हैं कि हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया था। मैं आपको दोबारा बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो मैं इसको अभी ना थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ, दोबारा दोबारा बताता हूँ। तो हमने अभी ना जो जो लोग अभी जिन्होंने नया ज्वाइन किया, हम पढ़ रहे हैं नोटिफिकेशन सिस्टम कैसे डिजाइन करें। तो नोटिफिकेशन सिस्टम में तीन तरह की नोटिफिकेशंस होती हैं। एक एसएमएस होती है, एक ईमेल होती है, और एक पुश नोटिफिकेशंस होती हैं। ये तीन तरह की नोटिफिकेशन वो होती जो हैं। गूगल देता है। हाँ, गूगल भी देता है, एप्पल एप्पल पे भी आती हैं, एंड्रॉयड और हम्म। एप्पल दोनों पे आती है। तो ये हमने ना, फिर मैं दोबारा हम्म। इसको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को जिन्होंने रेट ज्वाइन किया था तो वो उसको दोबारा इसको देखें। तो ये देखें, ये हमने डिजाइन करना है नोटिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हम ये तीन तरह की नोटिफिकेशंस हैं ये आएंगी। तो ये आप देखें, ये जो पहली स्क्रीन है ये पुश नोटिफिकेशन की है। ये देखें तीन, ये एक ये है, एक ये है, तीन नोटिफिकेशंस आई हुई हैं पुश। ठीक है, और जो दूसरी है ये एसएमएस वाली है, और तीसरी पे मैं पता नहीं शायद ईमेल, ईमेल दिखाने की कोशिश की, ईमेल की नोट, वो ईमेल जैसे ईमेल कॉम्पेन्स हो जाती हैं तो आपको ईमेल्स आ जाती हैं।
तो ये भी नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो नहीं इस सर, असल में ये होता है ना कि जैसे हम बैंक लॉग इन करते हैं तो हमारे पास हाँ, एसएमएस और ईमेल दोनों आ जाती हैं। दोनों आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये अभी हम हम्म। डिस्कस किया इसको, कि अगर आप कहीं किसी कोर्स में भी एनरोल होते हैं, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, ईमेल के थ्रू, और एसएमएस के थ्रू भी आ जाता है, ठीक है। ये अच्छा, इसके अलावा फिर हमने पढ़ा कि जब जब भी कुछ सिस्टम बनाएंगे तो कुछ आप उससे पूछेंगे भाई क्या उसमें क्या कुछ डालना है, क्या तीनों किस्म की नोटिफिकेशन आनी चाहिए, या जो नोटिफिकेशन आए वो मोबाइल और आपके डेस्कटॉप दोनों पे आए, और वो क्या ऑटोमेटिक हो या आपने शेड्यूल करनी है। ये सारे क्वेश्चन आंसरिंग उसमें हम करेंगे, तो आपको ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे। और हमने इसको डिस्कस किया, फिर जब हमने क्वेश्चन आंसरिंग करके रिक्वायरमेंट ले ली, तो हमने सिस्टम डिजाइन बनाया कि भाई हर डिवाइस के लिए सिस्टम, सिंपल सा सिस्टम डिजाइन कैसे बनेगा। ये वाला जो पहले वाला है, ये हमारे पास ईमेल के लिए है। तो इसको करने के लिए हमें कुछ सर्विसेज यूज करनी है, कि जो ईमेल कैसे आएगी, उसके लिए आपको कुछ सर्विस यूज करनी है। खुद तो आप ईमेल नहीं भेज सकते, तो आप जीमेल यूज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज है जो आपको कहती हैं आप हमारी सर्विस लें और अपनी प्रोडक्ट की ईमेल्स बेचें, ठीक है। इस तरह से ये एसएमएस के लिए कुछ सर्विसेज हैं, वो ये वाली, ये टवाइलो कंपनी है। इस टविलो या टवाइलो, इसका तो नाम मैंने भी सुना हुआ है, कि ये आपको एसएमएस सर्विस प्रोवाइड करती है, कि आप अपनी, जैसे अपनी किसी जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, तो मैं चाह रहा था कि जो मेरा टीचिंग में मेरा क्लासरूम है उसके साथ व्हाट्सएप लग जाए, कि जब मैं उसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करूँ तो बच्चों को व्हाट्सएप आ जाए। तो वो कैसे कैसे होगा, ये सर्विसेज यूज करूंगा ना। तो ये इस तरह कुछ सर्विसेज वो स्पेसिफिक होती हैं डिवाइसेस के साथ, वो सिर्फ सर, एप्पल। जी ये जो जैज जोंग होती हैं, वारिद होती हैं, ये भी सर्विसेज ही हैं? जी, उनकी भी सर्विसेज हैं कि जो आपको वो एसएमएस प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है, उनकी भी होती होंगी। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, हमें एक्चुअली उसका, लेकिन डेफिनेटली उनकी भी होंगी, डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सर्विसेज के चार्जेस लेती हैं, उससे उनको प्रॉफिट होता है। तो डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई सर्विस होगी, ठीक है। इस तरीके से ये एंड्रॉयड की भी है। एंड्रॉयड की सर्विस है जो एसएमएस सर्विस है, वो फायरबेस है, ठीक है। तो इस उसके बाद फिर जब हमने डिसाइड कर लिया कि हम सिस्टम डिजाइन बनाने लगे हैं, तो फिर वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि भाई ये जो आपने नोटिफिकेशन यूज करना है, वो किस तरह का नोटिफिकेशन है, एसएमएस का है या आपने क्या लेना है, तो उसके बारे में हम, तो अगर उसने, हम ये देखेंगे कि भाई अगर उसने जो नोटिफिकेशन लेनी है तो किस डिवाइस के ऊपर चाहिए, तो डिवाइस की इंफॉर्मेशन हम हासिल करेंगे। इसी तरीके से अगर उसने ईमेल्स को यूज करना है, तो उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए यूजर का, वो हमारे पास, उसके पास होना चाहिए। तो अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, तो उसके बेसिस में हम फिर फैसला करेंगे कि अगर उसने ईमेल की नोटिफिकेशन लेनी है, उसको साइन अप करना पड़ेगा। अगर उसने डिवाइसेस के ऊपर लेनी है, तो कोई हो सकता है उसको कोई ऐप इंस्टॉल करनी पड़े। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम शुरू में ले लें, या उससे जो भी डिस्कस हो जाएंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि अब हम सिस्टम बनाएं, तो एक, अब जो सिस्टम एक बनेगा, जो जो पहले बनाया था वो बहुत ही सिंपल था। अब ये वाला सिस्टम थोड़ा सा उससे बेहतर हो। हमने कहा जी ये जो यूजर्स हैं, या तो वो अपने मोबाइल फोन से करेंगे या फिर डेस्कटॉप पे करेंगे। और यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें फिर एक हमारे पास लोड बैलेंसर है, फिर एक एपीआई सर्वर है और एक डेटाबेस है। ये क्या करेंगे इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब ये क्या करेंगे कि हम पहले यूजर की इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे। किस तरह की इंफॉर्मेशन लेंगे, एक तो उस यूजर की अपनी इंफॉर्मेशन लेंगे, और फिर दूसरा वो जो नोटिफिकेशन किस डिवाइस पे जाएगा, उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये उठा के हम एपीआई को बताएंगे। क्योंकि एपीआई को क्यों बताएंगे, क्योंकि जो यूजर और सर्वर के बीच पे जो कम्युनिकेशन होती है, वो एपीआई कर रही होती है। उसको ये बताएंगे तो वो उसको पता चलेगा ना भाई क्या इंफॉर्मेशन लेके जानी है और वहां से फिर क्या लेकर आनी है। तो एपीआई को ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे, और एपीआई के पास तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती, वो इसको स्टोर करेगी डेटाबेस में। तो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी, और एपीआई को इसके बारे में पता होगा, ठीक है। ये होगा। अब हमने देखना है भाई वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, यूजर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि हमने हासिल करनी है, डिवाइस की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो हमने हासिल करनी है। तो वो आप इंफॉर्मेशन इन दो टेबल्स में है, क्योंकि आपको पता है डेटाबेस में हम इंफॉर्मेशन को टेबल की शक्ल में भी सेव करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, जो पहले जो ब्लू कलर का टेबल है, ये इंफॉर्मेशन यूजर की है, और जो रेड वाला टेबल है, ये इंफॉर्मेशन
हमारी डिवाइस की। तो यूजर की इंफॉर्मेशन ये वाली है जो अभी हमने डिस्कस की है। और जो डिवाइस है, क्या वो डिवाइस, तो उस अच्छा, अब डिवाइस जो होती है वो अगर आप जब यूज करते हैं तो जहरा एपीआई जो है, आपने जो इंफॉर्मेशन है एपीआई को दी हुई है, एपीआई को कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो डिवाइस है वो क्या डिवाइस है? उसकी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। तो याद सर, रखें। यस। ये जो डिवाइस टोकन है, ये आईपी एड्रेस ऑफ डिवाइस और डिवाइस टोकन में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, मतलब हमने अब यहाँ पर डिवाइस का आईपी एड्रेस नहीं लिखा कि कौन सी डिवाइस का रिक्वेस्ट आ रही है। जी, अच्छा, आईपी एड्रेस जो होता है ना, जब आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं तो फिर आईपी एड्रेस होता है। ठीक है। वो आपकी डिवाइस का एड्रेस होता है। अभी उसको हम डिस्कस करते हैं और वो देखते हैं इसको। अभी चूंकि यहाँ पर हमने ना चीज़ों को सिंपल रखा है, तो आईपी एड्रेस को यहाँ अंडर डिस्कशन अभी हमने इसको नहीं रखा हुआ। ठीक है। तो अभी हम इसका फीडबैक लेते हैं। आई थिंक जो सर तौसीफ है वो हमें बताएंगे। तो अभी हम सर तौसीफ से पूछेंगे, वो डिफरेंस बताएंगे कि टोकन क्या रोल प्ले करता है। लेट मी फिनिश दिस। तो फिर देन वी विल सर तौसीफ से उनकी ओपिनियन लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जब आप एपीआई को इंफॉर्मेशन देंगे तो एपीआई आपकी डिवाइस के साथ अपना कनेक्शन क्रिएट करेगा। तो वो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक टोकन जनरेट होता है। ठीक है। जिसको कुछ लोग सेशन भी बोलते हैं। सेशन, एक सेशन क्रिएट होता है, उसके अंदर एक टोकन आ जाता है। वो टोकन जब आता है तो इस एपीआई को पता चल जाता है कि ये जो टोकन है ये किस डिवाइस का है, क्योंकि हर डिवाइस का टोकन डिफरेंट होगा। तो इसको पता चल जाता है कि अब मैंने ये जो जितनी भी अब मेरी कम्युनिकेशन होगी वो इस टोकन के थ्रू होगी, और ये टोकन इस डिवाइस का है। तो इसलिए जितनी भी वो नोटिफिकेशन जाएंगी वो उस टोकन के थ्रू जाएंगी, और वो जब टोकन चूंकि एक स्पेसिफिक डिवाइस का है तो ये सब कुछ उसी डिवाइस पे जाएगा। तो यूं आपकी एपीआई का कनेक्शन इस टोकन के जरिए से क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप इसमें भी यूजर आईडी आएगी, और आपका लास्ट यूज, कि आपने लास्ट टाइम इसको कब यूज किया था, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज उसकी डिवाइस की आ जाए। तो यहां तक हमने चला। तो अगर सर तौसीफ इसमें कुछ ऐड करना चाहें आप, और हमें बताना चाहें कि ये क्या होता है, अगर सर तौसीफ इज देयर, या जी सर, मैं इधर ही हूँ। सर तौसीफ ये बताएं ये टोकन की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आप इसमें आईपी को ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज आप बताएं टोकन क्यों इसकी क्रिएट करने से हमें क्या क्या फायदा और होता है इस पूरे प्रोसेस के। अच्छा सर, इधर बज़ाहिर तो क्लियर भी नहीं हो रहा कि जो इन्फॉर्मेशन हम सेव कर रहे हैं ये राइट वाले बॉक्स में ये एग्जैक्टली किस चीज़ की है। लेकिन डिवाइस टोकन से मुराद ऑथेंटिकेशन टोकन हो सकता है, जो कि लॉग इन होने के बाद किसी भी डिवाइस को साइन किया जाता है, जी। और उससे ये जिससे पता उसकी। जी जी। जी, उससे ये पता चलता है कि ये जो डिवाइस है, ये इस डिवाइस का ये टोकन है, और एपीआई को ये पता चल रहा होता है कि ये अगर मैं इंफॉर्मेशन इस टोकन पे भेजूंगा तो ये इस डिवाइस पे जाएगी। ये बात ठीक है। जी सर, वो टोकन की बुनियाद पे इंफॉर्मेशन भी अच्छा, टोकन की बुनियाद पे दो तीन काम भी हो जाते हैं। टोकन की बुनियाद पे मजीद इंफॉर्मेशन भी सर्वर निकालना चाहे तो निकाल सकता है। और उसके बाद टोकन की बुनियाद पे वो उसकी एक्सपायरेशन देख लेता है कि इसको भी वैलिडेट करना है या लॉग आउट करना है मैंने। टोकन क्योंकि एक्सपायर भी हो जाता है, कि लिमिट होती है। आपने भी देखा होगा, जब हम लॉगिन वगैरह सोशल मीडिया ऐप पे भी ज़्यादा देर लॉगिन रहते हैं ना, यूज़ ना करें मतलब, तो उसको एक्सपायर कर देता है और हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। तो ये दो तीन काम हो रहे होते हैं। यानी कि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये कनेक्शन क्रिएट करता है डिवाइस के साथ, और उसकी इंफॉर्मेशन को हम फिर एक्सचेंज करते हैं। ये बात इस तरह से हो सकती है। जी, हम कह सकते हैं। कह सकते हैं इसको। चलिए तो इसको देखते हैं फर्दर। तो मैंने कहने का मतलब टोकन से ये डिवाइस और एपीआई का आपस में एक लिंक क्रिएट हो जाता है। उससे पता चल रहा है कि ये टोकन इस डिवाइस का है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं इसको। अच्छा, अब ये देखिए यहां से हाँ, अब ये अब अच्छा, अब ये जो टोकन आपकी डिवाइस का आता है, जो उसमें ये टोकन है, इस टोकन से एपीआई को पता चल जाता है कि ये टोकन इस डिवाइस का है। ठीक है। और अब जाहिर है कि एपीआई को तो पता चल गया कि ये टोकन इस डिवाइस का है, लेकिन ये टोकन उसके पास सेव भी तो होना चाहिए ना। तो वो टोकन जाकर आपकी डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो टोकन से डेटाबेस में सेव है, और वहां से एपीआई को पता चल रहा है कि ये टोकन इस डिवाइस का है।
ठीक है, ये हमने। अच्छा, आगे चलते हैं यहां से। अच्छा, अच्छा, अब चूंकि नाउ बिकॉज ऑफ द टोकन, ऐप नोज डिवाइस, वो जो आपने ऐप डाउनलोड किया ना, उसको पता चल गया है कि ये जो टोकन है इस डिवाइस, ठीक है। तो आप उसको उस डिवाइस के जरा टोकन के जरिए से उसको उस डिवाइस का पता चलता है, ठीक है। नाउ ऐप विल सेंड नोटिफिकेशन टू डिवाइस। तो आप टोकन जब उसको मिल गया, उसको पता चल गया, आप ये पता चल गया ये टोकन इस डिवाइस का है, तो अब जब भी नोटिफिकेशन भेज जाएंगी, तो उसको पता चल रहा है कि ये टोकन इस डिवाइस का, तो इस टोकन ये इस डिवाइस को हमने नोटिफिकेशन भेजनी है। तो यूं अच्छा आपकी सर, नोट। इधर एक, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, इधर एक रिलेशन जो नज़र आ रहा है, देखें कि अगर आप देखें तो हमारे पास जो डिवाइस टोकन वाला टेबल है, इसके अंदर यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि जी, ये चीज़ जो कि प्राइमरी की है इसकी, यूज़र के टेबल की, उधर एज आ ये सेकेंडरी की यूज़ हो रही है, या इसको फॉरेन क्या टर्म यूज़ होती है? फॉरेन की। फॉरेन और की, फॉरेन की जी। तो अब हमें ये पता लगता है ये रिलेशन के एक यूजर के अगेंस्ट मल्टीपल डिवाइसेस हो सकती हैं, उसका लैपटॉप भी है, उसका मोबाइल भी है, उसका एंड्रॉयड भी है, उसका आईओएस भी है। तो ये जो टेबल है ना राइट साइड वाला, ये मल्टीपल हो सकते हैं, वन टू मैनी रिलेशन है। जी, तो जी, अब बिल्कुल सही। जो जो इस यूजर के अगेंस्ट डिवाइसेस रजिस्टर होंगी, उनके टोकन को पहले वैलिडेट किया जाएगा। अगर तो उनकी एक्सपायरी नहीं हुई, हो सकता है कि एक डिवाइस की एक्सपायरी होगी या दो की नहीं हुई, तो जो वैलिड है उनको वो सेंड कर देगा, जो हो गया तो उसको ब्लॉक कर देगा, ये सेंड ही नहीं करेगा। एग्जैक्टली, तो आप देखें डिवाइस के अंदर ना यूजर की आईडी है। आप यूजर की आईडी इस टेबल के साथ, ब्लू टेबल के साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब यूजर आईडी में ये जो ब्लू टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो इस रेड वाले टेबल के अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए जब टोकन टोकन उसका जनरेट होता है, तो उसको पता चल जाता है आपकी उस जो आपने ऐप डाउनलोड की है, कि भाई ये वाली डिवाइस है जिसके साथ मैं जुड़ गया हूं, और इस डिवाइस में जो यूजर आईडी है वो उसके जरिए से इस ब्लू टेबल में भी देख लेता है कि उसका ईमेल क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, और वो कब उसने क्रिएट किया। तो यूं दोनों इंफॉर्मेशन, टेबल की इंफॉर्मेशन इस टोकन के जरिए से इस उस ऐप को मिल जाती है, ठीक है। या उस ईमेल, वो जो ईमेल की सर्विस है, उसको वहां वो सारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच जाती है। तो ये हमने इसको यहाँ पर देखा, और ये इसके बीच में हमने ज्वाइन, इसको बोलते हैं ज्वाइन, क्रिएट तो किया, सर ठीक। एक और चीज़ है, अब देखें ना, मिसाल के तौर पे ये जो डिवाइस रजिस्टर हुई हैं यूज़र के अगेंस्ट, जो कि ब्लू वाला है, एक यूज़र है, उसके अगेंस्ट मल्टीपल बॉक्सेस हो सकते हैं राइट साइड वाले। अब फर्ज कीजिए कि वो नोटिफिकेशन सिस्टम डिवाइस के अगेंस्ट नोटिफिकेशन सेंड करने जाता है, लेकिन देखता है कि टोकन एक्सपायर हो गया, और फर्ज कर लीजिए टोकन सब्सक्रिप्शन बेस्ड था, यानी कि 30 डेज की सब्सक्रिप्शन थी और वो एक्सपायर हो गया। अब वो जो हमारा सिस्टम है इजीली वो इसके ऑनर के पास, यानी कि इस डिवाइस के ऑनर के पास इजीली जा सकता है वाया यूजर आईडी, क्योंकि कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। वो यूजर यूजर के टेबल में जाएगा, वो देखेगा यार ये डिवाइसेस किस यूजर की हैं, उसमें से उसका ईमेल निकालेगा और उसको ईमेल सेंड कर देगा, हे फलां यूजर, तुम्हारी सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गई है, मेहरबानी करो रिन्यू कर लो। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त, जी। जबरदस्त। तो इस तरह से देखिए ना, इन दो टेबल के जरिए से अब ये जो पहला रेड वाला टेबल है डिवाइस का, अब डिवाइस के पास ये ब्लू टेबल की इंफॉर्मेशन है। कैसे? उसने क्योंकि इसकी यूजर आईडी यहाँ रखी हुई है, तो इस तरह से उस इस रेड वाले टेबल के पास उसका ईमेल भी है, उसका फोन नंबर भी है, तो वो एसएमएस भी कर सकता है और उसको ईमेल भी करके बताएगा कि आपकी जो टोकन है वो एक्सपायर है। दैट्स गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल थी। तो आगे चलते हैं यहाँ से। अब हमने ना, देखिए अब हमने मसला क्या, ये तो मतलब सॉरी, हमने ये सिस्टम बनाया, ठीक, ये सिंपल सा सिस्टम है। अब इस सिस्टम में इसको थोड़ा सा हमने तो अब एक्सपैंड कर, ठीक है। आप जब एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे पास बड़ा सिस्टम सामने बन के आ जाएगा। देखें, उसने यूजर, ये डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं, यानी कि जो कि ना मतलब एक सर्विस ऐसी है जो आपको पुश नोटिफिकेशन भेजती है, एक ऐसी है कि जो आपको ईमेल, दूसरी ऐसी है कि वो आपको एसएमएस। ये डिफरेंट किस्म की जो सर्विसेज हैं, वो मतलब जिन्होंने ये भेजनी है, जो कुछ मतलब कुछ कंपनीज हैं वो ये काम कर, उनको ये सर्विसेज मतलब जो सेंड करते, बट एनी ये हमारे पास ना एक नोटिफिकेशन सिस्टम लगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन सिस्टम क्या करता है? ये क्या करता है?
ये आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन वो आपकी गैदर करता है। कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करता है? जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यूजर कौन है और डिवाइस कौन सी है, उनकी इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है। और जब ये इंफॉर्मेशन, अब आपने कहा कि मैं, सपोज आपने कहा कि मैंने एसएमएस भेजनी है। ठीक, आपने एसएमएस की सर्विस को हासिल करना चाह, तो एसएमएस, उसको भेजने से पहले आपकी इंफॉर्मेशन ली जाएगी ना, कि आप यूजर कौन है और डिवाइस कौन सी। अब वो क्या करेगा फिर आगे? वो एक सर्विस को इस्तेमाल करेगा। जाहिर है वो खुद तो डायरेक्ट नहीं भेज सकता, वो किसी एसएमएस सर्विस को कहेगा, जैसे टवाइलो है या कोई कोई भी है। हो सकता है व्हाट्सएप की अपनी भी कोई सर्विस हो, कि या व्हाट्सएप कहता हो कि अगर आपने व्हाट्सएप भेजना है, आपने कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है और उसमें आप चाह रहे हैं कि जब भी कोई बंदा आए उसमें कुछ एक्टिविटी करे तो आपको उस बंदे को व्हाट्सएप जाए, तो वो कुछ सर्विस अलग से होगी। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले आपकी ना इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन हमने किसको देनी है? वो एसएमएस सर्विस को दे सकते हैं, या ईमेल वाले को देंगे, भाई ईमेल भेजो, या फायरबेस को बताएंगे भाई आप ना ये एंड्रॉयड के ऊपर आप ना ये नोटिफिकेशन भेजो। तो वो जो आप इंफॉर्मेशन देंगे वो किसी फॉर्मेट में होगी। वो नॉर्मली वो जेसन के अंदर होती है। ठीक है? लेकिन जेसन के अलावा भी फॉर्मेट है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जेसन की शक्ल में ना वो इंफॉर्मेशन जाएगी इन ये जो सर्विसेज हैं, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है इनके पास, या उसमें एप्पल की सर्विस प्रोवाइडर है, एसएमएस की है, या ईमेल की, जीमेल हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। इसके पास हमारी जो जितनी इंफॉर्मेशन हमने हासिल की है वो जमा करके एक जेसन बनाकर इसको भेजेंगे, और ये सर्विस आगे हम यूजर को भेज देगी। अगर यूजर ने कहा कि मुझे मेरे मोबाइल फोन पे भेजो, तो मोबाइल फोन पे आ जाएगी। तो ये हमारा एक हायर लेवल डिजाइन है। तो आपने नोट किया है, हम एक सिंपल से चले थे। ठीक है, दोबारा चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं हम कहाँ से चले थे, सफर का आगाज कहाँ से हुआ था और हम किधर पहुंचे। तो यहां से आगाज हुआ। ठीक है? कितना सिंपल सा हमने स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर इसको हमने ये चलते चलते गए और हमने ये वाला बनाया। ठीक है। इसके अंदर फिर लोड बैलेंसर आया, आप एपीआई सर्वर आ गया और आपका डेटाबेस आ गया। फिर हमने जब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो अब हमारा जो सिस्टम है वो ये वाला बना। तो अब हम यहां तक पहुंचे। तो गाइस यहां तक किसी का कोई अच्छा क्वेश्चन? अच्छा जी। सर, एक जी। चीज़ है। यस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा सर, अभी ये देखें, अगर हम देख रहे हैं कि सर्विसेज हैं लेफ्ट साइड पे, तो फर्ज कीजिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई चेंजिंग्स आती हैं, तो अब जाहिर है डिवाइड हुई भी होती है कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड हुई भी होती है मल्टीपल सेक्शंस में। तो कोई भी, लाइक आप समझ लीजिए कि व्हाट्सएप वालों के इंक्रिप्शन लेवल के ऊपर अगर उन्होंने कोई चेंजिंग की है, तब उनका सिस्टम, हालांकि मैसेजिंग का लागू होगा, इंक्रिप्शन का लागू होगा, वीडियो कॉल का लागू होगा, तो फर्ज करते हैं कि इंक्रिप्शन वालों ने कुछ चेंजिंग की है उनकी सर्विस ने, और वो चाहते हैं कि हम अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन दें, तो इस सब के पास एक ही एंड पॉइंट है। वो उनके पास एक नोटिफिकेशन सिस्टम रखा हुआ है उन्होंने। सब उसको बता देते हैं, यार ये काइंडली ना इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा दो हमारे यूजर्स तक, हमने ये चीज चेंज कर दी है। तो नोटिफिकेशन सिस्टम आगे से खुद डिटेक्ट करता है कि ये मुझे कहा जा रहा है कि कहाँ सूटेबल रहेगी, थर्ड पार्टी कौन सी यूज करनी है, या थर्ड पार्टी नहीं भी करनी, उन्हें अपनी रखी हुई हो सकती है, आगे सर्वर अपना भी रखा हुआ हो सकता है। बट स्निच और ट्विलो या ट्वेलो जो भी था उसको कह सकते हैं, तो वो फिर आगे से यूजर को सेंड कर देगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, फीडबैक गुड, एक्सीलेंट। तो अच्छा ये, सर, जी जी जी। तो सिर्फ जो आपने कहा है कि हमारे पास जो इंक्रिप्शन जो सिस्टम है या कंपनी है जो एक साइड पे है, सेक्शन बना हुआ है, वो लेफ्ट साइड पे जो सर्विसेज हैं वो है, मतलब एक सर्विस हो गई इंक्रिप्शन डिपार्टमेंट की, दूसरी सर्विस हो गई मैसेज डिपार्टमेंट की। तो ये हर कोई अपना जी अपना भेज रहा है मैसेज या जी चेंजिंग जो जी भी हम करना चाह रहे हैं, और वो जी। नेक्स्ट वो बेसिकली, नोटिफिकेशन। जी बिल्कुल, जी। वो बेसिकली वो दिखाना ये चाह रहे हैं ना कि आपके पास अगर मल्टीपल, आप डिवाइड भी हुए हो, तो एट द एंड सेंट्रल पॉइंट आपके पास होता है, सब के सब उसी से इंटरेक्ट करेंगे, और एट द एंड वो नोटिफिकेशन आपकी चली जाएगी एंड यूजर तक। लेकिन ये इसको सर्विस क्यों कह रहा है? लाइक सर्विस तो वो होता है ना जो आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो इसने इंक्रिप्शन डिपार्टमेंट को सर्विस क्यों कहा हुआ है? ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? मेरे ख्याल में देखें, हम यहाँ
हमने इंक्रिप्शन को यहाँ डिस्कस नहीं करना। देखें, हमने सिस्टम को अभी सिंपल रखना है। देखें, फॉर एग्जांपल, बाद में ये कहता है, यूजर कहता है, देखें हर काम की एक कॉस्ट होती है। अगर आप इंक्रिप्शन को यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट होगी। अब जो यूजर है वो कहता है कि मुझे अभी इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, तो हम कहेंगे ये सिस्टम डिजाइन। जब हम उसको सिस्टम डिजाइन बना के देंगे तो उससे पूछेंगे इज इट ओके, वो कहेगा या इट इज ओके। तो बाद में उसको ख्याल आता है नहीं, इसमें इंक्रिप्शन भी आप करें, तो फिर हम उसको इंक्रिप्शन को डिस्कस फर्दर करें। ठीक हो गया? सर मुझे लेफ्ट साइड वाली सर्विसेज का पर्पस समझ नहीं आया कि सर्विस तो वो नहीं होती जो मतलब अगर उसके पास एक मैसेज आया वो दूसरी जगह पहुंचा दे, तो देखें ये क्या कर रहा है? मैं बता, देखें जैसे मैं हूं ना, मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मेरी एक अपनी एकेडमी है। तो अभी रिसेंटली बल्कि मैं ना चीज़ें बना रहा था, तो वहाँ मुझे फिर ये चीज़ें मेरे जहन में आई कि अब मेरी एक ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर क्लासरूम सिस्टम है। मैं ये चाह रहा था कि मैं गूगल क्लासरूम के अंदर जब क्लास के अंदर कोई चीज़ें असाइनमेंट वहाँ दूँ, तो एक नोटिफिकेशन स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे चला जाए। तो अब ये जो मैं हूं ना, मेरी जो क्लासरूम है वो एक सर्विस है, ठीक है, जो ये मैसेज भेजेगी। और उस मैसेज को भेजने के लिए मुझे किसी सर्विस, मुझे ये जो बीच में पार्टी सर्विसेज है ना, थर्ड पार्टी सर्विस। तो एक जो पहली सर्विस है वो है जिसने नोटिफिकेशन भेजनी है। बीच में ये ब्लॉक बना हुआ है, ये थर्ड पार्टी है जो मुझे हेल्प करेंगी मेरी नोटिफिकेशन को भेजने में। आई होप यू गॉट दिस आइडिया। जी जी सर, हो गया क्लियर। मतलब जो सर्विस लेफ्ट साइड पे है वो भी एज अ यूजर ही है कि मतलब यूजर ही भेज रहा है नोटिफिकेशन आगे? एग्जैक्टली देखिए, वो सर्विस का मतलब है वो इसको यूज करेगा ना, ठीक है, तो इसलिए उसको भी सर्विस कहा गया कि वो सर्विस को यूज करेगा। तो अब यूज कैसे करेगा कि वो थर्ड पार्टी सर्विस को यूज कर लेगा। तो यूं इस सर्विस को यूज करके, कौन सी सर्विस को यूज करके, मैं चाहता हूँ कि भाई उनको व्हाट्सएप मैसेज है तो एसएमएस चला जाए, चले उस बात करें, या ईमेल चली जाए, तो मैं ईमेल की सर्विस को यूज करता हूँ, मैं उस सर्विस को यूज करूंगा, लेकिन इन थर्ड पार्टी के टूल्स को यूज करके ना वो सर्विस को आगे भेजूंगा। क्योंकि मैं मेरी अपनी तो कोई ईमेल नहीं है ना, मेरी तो अपनी कोई कंपनी नहीं है जो ईमेल बना बना के भेजे। तो वो मतलब दिस इज द, आई थिंक ये इसको हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमने देखा कि ये जो बीच में नोटिफिकेशन सिस्टम बन लगाया होगा, ये जब थर्ड पार्टी को कहेगा भाई कि तुम ये भेजो, उससे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी और वो इंफॉर्मेशन एक फॉर्मेट में। यहां तक तो हमें समझ में आ गया और माशाल्लाह हमने इसको डिस्कस भी किया। अच्छा, जब ये हम बना लेंगे सिस्टम डिजाइन, अब इसको हम ऊपर से देखेंगे कि भाई ये बना लिया, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त बन गया। आप चेक करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि इसके परफॉर्मेंस में कोई इश्यू तो नहीं आएगा, कि इसकी, बल्कि जैसे स्केलेबिलिटी होती है, वो वो क्या होता है, लो लेटेंसी जो भी है ना, इसको देखेंगे। इसमें एक बड़ी जी अच्छा इंपॉर्टेंट। सर। जी सर। सर, रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं आपको हर बात अंकार माजरत है। अच्छा सर, मैंने थोड़ा सा मैं इसके लिए एक इजी एग्जांपल थोड़ी सर्च की है मजीद इजी करने के लिए, व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन वगैरह। अब देखें, जब हम कोई भी ऑर्डर 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 सर्विस, हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं, पेमेंट सर्विस, यूजर सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, सपोर्ट सर्विस, डिपार्टमेंट, मतलब लाल छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं। एट द एंड जब तो हर एक हमें पता है कि अंडर द हुड सब छोटे छोटे चंक्स में मैक्रो सर्विस होता है ना आर्किटेक्चर। तो सब अपने अपने कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो उसमें से जो भी सर्विस अपना काम कर लेती है और हमें लगता है कि यार ये सर्विस ही इस काबिल है कि इसके बाद यूजर को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तो उसको इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो ये उस तरीके से मैक्रो सर्विसेज यहाँ अटैच की हुई हैं उन्होंने। यस सर, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम जब देखते हैं, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगे करने कि आपका सिस्टम कहीं फेल तो नहीं हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने नोट किया कि ये जो हमने अभी डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे कि भाई ये बेहतर और हो सकता है, और बेहतर करते हुए कोई इश्यू तो नहीं आ सकता। तो ये डिफरेंट किस्म की जो ऑप्टिमाइजेशन है, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे, उसके फेलियर को चेक करेंगे कि कहीं फेल होने के चांसेस तो नहीं है। ठीक, अब ये भी चेक करेंगे। अच्छा, ये भी हमने क्लास में पढ़ा था, तो उस टाइम मैम ईशा वहाँ मौजूद थी, कि अगर कोई डेटा नहीं आगे पहुंचता तो फिर वो हमारे पास उसमें एक प्रोटोकॉल होता है, वो बता देता है भाई तुमने जितना भी डेटा भेजा उस डेटा में से ये वाला डेटा नहीं पहुंचा।
तो उसको कहते हैं रीट्राई करना, कि आप दोबारा बेचो। तो ये वाला मैकेनिज्म भी इसके अंदर हमारे हमारे पास हमें लगाना होता है, कि अगर इन केस सारा डेटा नहीं पहुंचता तो उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा, भाई कौन सा डेटा नहीं पहुंचा, ताकि उसको दोबारा दोबारा इंफॉर्मेशन हमें पहुंचे, तो उस डेटा को हम भेज सकें। इसको बोलते हैं रीट्राई मैकेनिज्म, ठीक है। और फिर साथ ये भी देखेंगे कि कैशे की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, और स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाए, ठीक है। स्पीड को हम लो लेटेंसी भी कहते हैं, ठीक है। ये चीजें फिर हम चेक करेंगे कि अगर ये ऐसा, ये कैसे अचीव किया, क्योंकि हमने डिजाइन तो बना लिया बेसिक किस्म का, ठीक है। और आप चाहते हैं कि इसमें ना ये चीजें भी हम नोट करें, और अगर इसमें कुछ चीजें ऐड करने का फायदा होता है तो वो ऐड कर दें, ठीक है। आप चलते हैं, आप इसको चूंकि हमने बड़ा सिंपल रखा होगा, तो हमने चेक किया, फेलियर को चेक किया, ये सिस्टम कहीं फेल होने का चांस तो नहीं है। हमने देखा ये जो नोटिफिकेशन वाली जगह है, सब जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब यहां पर आती हैं, और वहां पर उनकी इंफॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं। तो हमने कहा अगर ये नोटिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया, तो आगे सब कुछ, सबका आगे राब्ता हमारा कैंसिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि ये वो जगह है कि ये एक सिंगल पॉइंट है, अगर ये फेल हो गया तो पूरा सिस्टम ही फेल हो जाए। तो ये हमने जब सिस्टम बना लिया, तो उसके बाद हमने जब ये ऑप्टिमाइजेशन की तरफ गए, तो हमें नोट किया कि भाई ये तो एक ही पॉइंट है, यहीं से सारी ट्रैफिक गुजरती है, तो अगर ये फेल हो गया तो क्या करेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि ये वो जगह है जहां पर इशू है। अब इस इशू को हम रिजॉल्व करें, ठीक है। तो ये, तो दोबारा बता दो, पहले हमने एक बेसिक डिजाइन बना लिया, अब उसके बाद हमने फिर ये ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल इंफॉर्मेशन, उसको हमने इंप्लीमेंट किया। अच्छा, अब इसको हम कैसे हैंडल करें, ठीक है। ये अगर ये मतलब ये डिजाइन तो नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें तो ये इश्यू आ गया। अब इस डिजाइन को हैंडल करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा, अच्छा अब देखिए गाइस, ये अब हमने ना क्या करना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये वो जगह है जहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब हम इसको, अभी हम अब सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें, नोटिफिकेशन सिस्टम के ऊपर, कि इसको कैसे, इस मसले को कैसे हल करेंगे। अब बाकी चीजों को आप भूल जाएं, उनको साइड पे कर दें, इस पे फोकस करें। इस पे हम क्या करेंगे, कि इस पे हम ये करेंगे कि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, एक चीज होती है एक होती है क्यू। अभी क्यू की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर अगर मैं बात करना शुरू कर दें तो इस पे ही अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। तो एक क्यू है, उस क्यू में भेजते हैं, जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो क्यू में आती हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, भाई ये क्यू भी तो इधर इस सिंगल क्यू है, अगर ये फेल होगी तो आप फिर आपने क्या अचीव किया है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन हम कहना ये चाह रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए हमने क्यू का सहारा लिया। अब वो क्यू क्या करेगी, वो फिर वन वन बाय वन अपने जो मैसेजेस हैं, आगे एक और मशीन लगी होगी जिसको हम वर्कर बोलते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म के वर्कर होंगे, ये इधर आपको एक नजर आ रहा है, ये एक नहीं है, यहाँ पर काफी सारे वर्कर हैं। उन सारे वर्कर्स को ये भेजना शुरू कर देगी कि भाई तो तुम ये पकड़ो, तुम ये पकड़ो, तुम ये पकड़ो। और साथ साथ ये जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं उनको एक डेटाबेस में हम, या सॉरी उनकी एक लॉग भी मेंटेन हो रही है, एक डेटाबेस के अंदर लॉग भी बनती जा रही है कि भाई ये वाला नोटिफिकेशन आया था, ये इस यूजर का था, इस डिवाइस का था, मतलब वो जो हमें टेबल बनाया था ना, उसका लॉग भी मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद ना फिर ये हमारे पास आगे ना, वो जो थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी ये वाला, इसके बाद ये थर्ड पार्टी ये पड़े फायर बेस है, ईमेल सर्विस है, पुश नोटिफ, वो फिर ये यहां से इधर चला जाता है। इसको थोड़ा सा अब हम जरा और बड़ा करते हैं, ठीक है। आ, अच्छा, अब ये जो है ना, ये वर्कर्स, इसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कंज्यूमर भी कहते हैं, ठीक? कि ये क्या करता है, वो जितनी भी नोटिफिकेशन की आपने इंफॉर्मेशन ली है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्यू में चली जाएगी, ठीक है। और ये क्यू एक क्यू नहीं होगी, यहां पर मल्टीपल क्यूज होंगी। एसएमएस की अलग क्यू होगी, पुश नोटिफिकेशन की अलग क्यू होगी, और क्या था, वो ईमेल्स की अलग क्यू होगी। और अच्छा, ईमेल्स की भी फिर एक क्यू नहीं होगी, मल्टीपल क्यूज हो सकती हैं, ताकि ना सिस्टम फेल हो जाए, अगर एक क्यू फेल हो तो दूसरी चल रही हो, तो मल्टीपल क्यूज यहां लगी हुई हैं।
पिक्चर में हमने एक ही दिखाई है ताकि पिक्चर जरा जरा उसमें वो ना, वो इतनी ज्यादा मतलब काफी चीजें इसमें ना आ जाए ना, जरा क्लियर। तो इधर आपको एक नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल क्यूज हैं और डिफरेंट क्यूज की टाइप्स लगी हुई हैं। ये क्या कर रही हैं, आगे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, वो उनको देती है कि भाई इनको ना जरा, इनको जरा इसको देखो, इसको इसकी थोड़ा एनालिसिस वगैरह करो, वो वर्कर्स कहते हैं। और वो उसकी लॉग मेंटेन हो रही है। उसके बाद ये आपकी वो जो थर्ड पार्टी सर्विस है उनको भेजते हैं। तो हमने क्या किया, वो जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था उसको हमने इंप्रूव किया। पहले एक ही चीज थी, उसको हमने वहां पर क्यू लगा दी, फिर साथ वर्कर अटैच कर दिए, फिर साथ एक डेटाबेस लगा दिया जो लॉग्स बना रहा है, जो चेक कर रहा है कि पूरे से चेक कर रहा है कैसे कौन सी नोटिफिकेशन आई, कौन यूज में डिटेल को ले रहा है वहां से। तो इसको हमने काफी इंप्रूव किया और यहां पर हमने मल्टीपल क्यूज लगा दी ताकि एक क्यू फेल हो तो दूसरी चल रही हो। तो इस तरह से वो जो फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था उसको हमने हैंडल कर लिया। ठीक है। अब जब ये हैंडल हो गया, अब हमारी जो नया, अच्छा अब इसमें ना अच्छा ये भी हम देख लिया, ये सब कुछ देख लिया यहाँ से। अच्छा इसमें रीट्राई मैकेनिज्म भी हमने देख लिया कि अगर कोई चीज कोई इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, आधी पहुंची है, आधी नहीं पहुंची, तो उसको दोबारा हमें कहते हैं भाई बाकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है दोबारा बेचो। तो वो इसको बोलते हैं रीट्राई, वो भी लगा हुआ है हमारे पास। अब देखें, अब वो जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, वो देखें, ये है, ये जो रेक्टेंगल बनी है ना वर्टिकल, ये है हमारी थर्ड पार्टी सर्विस। उसके पीछे और इस सर्विस के बीच में ये सारा हमने इसको नया, इसको अपग्रेड किया है। तो देखा, पहले पहले एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर में सिर्फ नोटिफिकेशन गैदरिंग हो रही थी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आप देखें क्या कुछ यहां पर बीच में लाते हैं। तो वो मैंने कहा था ना, सिंगल क्यू नहीं है, मल्टीपल क्यूज है। तो आप देखें यहाँ पर मल्टीपल मल्टीपल क्यूज लगी हुई हैं। वर्कर एक नहीं है, मल्टीपल वर्कर्स लगे हुए हैं। ये देखें, तो ये हमने यहाँ पर डिटेल के साथ यहाँ डिस्कस किया है। फिर वो जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है उसको हमने हमने एक एक उसका हमने एक वो लॉग्स बना रहे थे ना, वो लॉग्स आप, वो कुछ लॉग्स परमानेंट डेटाबेस में चले जाएंगे, और जो और कुछ लॉग्स जो होंगे वो हम उसका कैशे भी बनाएंगे, तो कैशे में रखेंगे और डेटाबेस होगा। ये आपको पहले ही पता है कैशे क्यों यूज करते हैं। तो देखिए हमने वो जो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट थी उसको भी बेहतर बना दिया, और जो क्यूज थी, वो जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था उसको हमने मल्टीपल क्यूज की वजह से हैंडल कर दिया। वर्कर एक था उसको मल्टीपल वर्कर, और अब हमारा जो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था उसकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। तो ये जो हायर लेवल डिजाइन है, ये बेहतरीन किस्म का हमने हायर लेवल डिजाइन अब हमने बना दिया। ठीक है। तो सर इसके अलावा वर्कर का एक दफा एक्सप्लेन कीजिएगा कि वर्कर यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या इसका मेन काम है। इसको हम सिंपल रखते हैं, इसकी डिटेल अभी नहीं जाते। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा एक टॉपिक है पूरा। वर्कर ये करेगा कि आपने जो नोटिफिकेशन भेजी है, अगर उस पर कोई कुछ कोई कंप्यूटेशन करनी है, या आप यूं कह लें कोई कैलकुलेशंस करनी है, कोई लॉजिक वॉजिक लगानी है, तो ये सारा काम वर्कर करे। ओके, बट अब जस्ट टू कीप इट सिंपल, कि ये वर्कर ये काम कर रहा होता है कि पीछे से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, उसके बारे में भाई किधर भेजनी है, कैसे भेजनी। मतलब देखिए वर्कर डिसाइड करेगा ना कि भाई इसको, मतलब आप यूं कह सकते हैं कि लोड बैलेंसर वाला काम भी यहीं पर हो रहा होगा। तो वो जो जितनी भी लॉजिक और कैलकुलेशन है वो वर्कर के एंड पे, तो इसको हमने सिंपल रखते हैं ये, कि वर्कर ये इस किस्म के रोल प्ले कर रहा होगा। हम इसको सिंपल रखते हैं, डिटेल में नहीं जाते, अदरवाइज फिर इसमें वो मास्टर नोड वाला कंसेप्ट बीच में आ जाएगा, तो वो सर उधर। बेसिकली, सर अगर मैं वन लाइनर दूं वर्कर का, तो ये कंपोनेंट होता है हमारा, जो मतलब हम बैकग्राउंड में जो चीज़ें चलाना चाहें ना अगर, या जो ऐसी जो टाइम कंज्यूमिंग है या रिसोर्स कंज्यूमिंग है, जैसे ब्लॉकेज हो रही है, तो वो वर्कर के वाले कर दी जाती है। यार ये ब्लॉकेज हो रही है मेन लेवल पे, तो आप इसको अपने पास, क्योंकि वो नाम से जाहिर हो रहा है वर्कर है, तो वो एज अ हेल्पर काम करता है, हम उसको सौंप देते हैं, तो जैसे वो चीज़ अपने तौर पे कर लेता है बैकग्राउंड में, या एसिंक्रोनस टास्क आप कह लेंगे, इसके हवाले कर दिए जाते हैं, ताकि मेन ब्लॉकेज ना हो, बॉटलनेक ना हो। हाँ जी बिल्कुल सर। उसमें और मैम ईशा थी, मैम ईशा उस क्लास में आप तो थी उसमें, जिसमें हमने कहा था कि आपकी मशीन से डेटा जाता है, वो डेटा पैकेट्स में जाता है। तो वो जब डेटा पैकेट्स में जाता है, और सपोज रास्ते में 10 पैकेट थे और एक पैकेट वहां नहीं पहुंचा, तो वो सपोज पैकेट नंबर 7 नहीं पहुंचा, तो वो जब 7 नहीं पहुंचा, तो वो कौन होगा जो बताएगा कि पैकेट 7 नंबर नहीं पहुंचा? वो ये वर्कर बताओ।
कि भाई पैकेट नंबर 7 नहीं पहुंचा, तो दोबारा भेजो, रीट्राई करो। वो पैकेट फिर रीट्राई होगा, वो पैकेट दोबारा आएगा। अब ये आगे उसको आगे फिर थर्ड पार्टी को भेजेगा। देखिए, थर्ड पार्टी को डेटा पूरा चाहिए ना, भाई पूरा डेटा देंगे तो मैं आगे भेजूंगा ना। तो ये जो होता है, ये वर्कर ये काम करेगा। ये वो जो एक प्रोटोकॉल है, टीसीपी अच्छा आईपी सर। प्रोटोकॉल। जी जी। जी सर, इसमें एक चीज फन फैक्ट के तौर पे बता रहा हूँ। ये जो हमारे पास डिटेक्शन होती है ना कि डाटा लॉस, बिट्स लॉस, लॉस तो नहीं हुए, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पार्टिंग, या क्या नाम है उसका, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। एक शार्टिंग। मिनट मुझे पार्टीशन। दीजिए। पारिटी। अच्छा, पैरिटी। नहीं, पारिटी, डेटा PARITY। डेटा अच्छा। पैरिटी जी। पैरिटी, जी ठीक है जी ठीक जी, पैरिटी। तो हाँ, पैरिटी इन बाइनरी, तो ये बेसिकली एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देता है। फिर उधर जब वो एंड पे पहुंचता है ना, तो हम बिट्स की काउंटिंग, ये उनमें से एक है। पैरिटी की मल्टीपल मल्टीपल वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन बेसिक वन ये है कि उसमें वो एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जब वो रिसीवर एंड पे होता है, तो वो काउंट करता है कि वन कितने हैं, वन इवन या ऑड होने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपने सेंड किस कॉन्टेक्स्ट में किया। तो फिर इस तरीके से चेकिंग हो रही थी। अगर इवन होने चाहिए थे और ऑड हो गए हैं, तो वो समझता है बिट करप्ट हो गया या पैकेट करप्ट हो गया। वो कहता है जी मुझे वापस भेजो ये पूरे का पूरा बाइट या पूरा पैकेट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसमें ना एक मेरे ख्याल में एक प्रोटोकॉल होता है, वो ये काम ना पूरा मॉनिटर कर रहा होता है। तो इस तरह से ना, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मॉनिटरिंग वाला काम है, ये प्रॉब्लम होगी, ये हमारा वर्कर करेगा। तो जब पूरा डेटा वर्कर के पास आ जाएगा, अब ये उस थर्ड पार्टी सर्विस को कहेगा कि ये आप आगे भेजो। तो उससे पहले ये हमें इंश्योर करना है कि डेटा बीच में डेटा लॉस तो नहीं हुआ। तो ये वर्कर मतलब आप कह सकते हैं वर्कर ये वाला काम करता है, इसके अलावा और भी काम कर रहा हो। तो ये हमने इसको एक पूरा बेहतरीन किस्म का डिजाइन तैयार करके प्रेजेंट किया। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करता जाऊं कि जैसे जैसे डेटा आगे मूव करता है, तो हम इसको इसको चेक कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं इवेंट ट्रैकिंग। इवेंट ट्रैकिंग भी हो रही होती है, इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाता। तो उस इवेंट ट्रैकिंग से हमें हेल्प ये मिल रही होती है कि हम एक एनालिटिकल उसके एनालिटिक्स बना रहे होते हैं कि भाई ये जो एनालिटिक्स है, ये हमें बता रहा होता है कि पीछे से डेटा इतना आया था और आगे रिसीव इतना हुआ, ये चीजें आई थी। तो उससे हम उसका एनालिसिस भी कर रहे होते हैं कि सिस्टम में जो मतलब इसको हमें सिस्टम को अपनी मॉनिटर करने में हेल्प मिलती है। तो ये हमारा एक ओवरऑल डिजाइन बन गया कि ये जो फाइनल डिजाइन है, ये हमारा वो है। एक सर्विस है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर रखा है। एक सर्विस है, वो क्या करी, उसको ऑथेंटिकेशन उसको ऑथेंटिकेशन होगी, और वहां पर रेट लिमिटर लगा होगा कि भाई कितनी रेट लिमिटर मुख्तलिफ काम करता है। उसमें से एक हम कह सकते हैं कि भाई कितनी रिक्वेस्ट आगे आएंगी। तो ये काम सब कुछ रेट लिमिटर कर रहा होता है। और ये अपने पास डेटाबेस में उसकी डिवाइस सेटिंग और यूजर इन्फो, ये डेटाबेसेस बनी हुई हैं। और कैशे भी है हमारे पास। और आगे फिर वो हमने सिंगल क्यू, यहाँ पे ये क्यू सिंगल नजर आ रही है, इसलिए सिंगल है ताकि ये जो डायग्राम है सिंपल हो जाए। वो हमने पीछे देख लिया, यहाँ पर मल्टीपल क्यूज लगती हैं। फिर आगे उसके आगे क्यूज के आगे वर्कर है। वर्कर रीट्राई मैकेनिज्म को भी करेगा, अपने पास एक डेटाबेस होगा, उसकी लॉग्स को मेंटेन करेगा। ठीक है। और उसके बाद थर्ड पार्टी की तरफ जाएगा, और थर्ड पार्टी से यूजर की तरफ जाएगा। और यूजर से इंफॉर्मेशन दोबारा हमारे पास ऊपर एक एनालिटिक्स का एक एक डैशबोर्ड बना हुआ है, उस वो हमारे पास आएगी। तो यूं एक डैशबोर्ड भी हमारे पास होगा। उस डैशबोर्ड से पता चल रहा होगा कि पीछे से शुरू में स्टार्ट में क्या हमारे पास डेटा था और एंड में क्या पहुंचा। और वो अच्छा, अब यूजर जो है ना, वो ये हो सकता है आपने नोटिस उसको ईमेल आ गई। ठीक है। ईमेल आती है तो वो ये कर सकता है ना, ईमेल को ओपन करके पढ़ ले। वो ये भी कर सकता है, उठा के ईमेल को डिलीट कर दे या स्पैम में फेंक दे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ रही होती है। कहाँ? और इंफॉर्मेशन हमें कहाँ नजर आ रही होती है? हमारे पास डैशबोर्ड होता है, एनालिटिक डैशबोर्ड, ये वहां पता चल रहा होता है। तो उससे हमें सर फिर जी अ, जी। यहाँ पे रेडिस भी यूज हो सकता था। रेडिस में भी तो हर चीज का काउंट और इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। देखिए, वो हम देखेंगे कि रेडिस जो है ना, डिफरेंट टाइप्स के ना, रेडिस इज ए काइंड ऑफ डेटाबेस जो कि कैशे की तरह काम करता है। तो रेडिस इज ए काइंड ऑफ कैशे विच एक्ट्स एज ए डेटाबेस।
जबकि दूसरे कैशे क्या होते हैं, वो आपका सर डेटाबेस की कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जब जो रेडिस है वो एक तरह का डेटाबेस है, ठीक है, एंड इट इज वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। तो वो फिर हम देखेंगे कि डेटा की नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर डेटाबेस की डिसीजन करते हैं। तो उस डिसीजन के अंदर फिर रेडिस का भी डिसीजन होता है कि हमें रेडिस को यूज करना है कि नहीं करना। आई होप दिस इज नाउ इट इज क्लियर। मतलब हम रेडिस को एनालिटिक्स सर्विस का नहीं कह सकते कि एनालिटिक्स सर्विस है रेडिस, कि वो भी सारा एनालिसिस रखता है पूरे सिस्टम का। देखें, हो सकता है, बिल्कुल वो हो सकता है। रेड असल में रेडिस जो है ना, डेटाबेस का डिसीजन वो ऑर्गेनाइजेशन खुद खुद करती है। रेडिस जरा अब जब कभी रेडिस को डिटेल, रेडिस जरा फास्ट किस्म के डेटाबेस, मतलब वो डेटा जो आपने फास्ट आपने उसको यूज करना है, ठीक है। तो फिर उस वो क्या डेटाबेस फास्ट हो सकता है, उसकी ये भी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं बताऊंगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा गैस वर्क ना उसमें आ जाए। तो एक अगर गैस लगा सकें, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जैसे जिसको हम डिक्शनरी में रखते हैं, जिसकी जैसे वो नहीं वो क्या बोलते हैं, हैश मैप बनता, उस तरह की कोई अगर आपको इंफॉर्मेशन रखनी है तो नॉर्मली वो रेडिस में रखी जाती है, ठीक है। और शॉर्ट तो अभी उसकी डिटेल में ज्यादा डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन वो क्या चाहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डेटाबेस वो अपने चेंज कर सकती है या रख सकती है। फिर वो डिसाइड करती है कि मुझे रेडिस को यूज कर, हो सकता है यहाँ रेडिस अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, रेडिस हो सकता है यहाँ पर कि वो एनालिटिक्स रेडिस को यूज कर रही हो। यू यू आर यू मे बी राइट, ठीक है। तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करें, उसको फिर किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे कि रेडिस क्या करता है। एक दफा रेडिस समझ में आ जाए ना, या कोई बंदा बना के ले आए एक प्रेजेंटेशन की, मैं रेडिस के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, बना लाए, तो उसे फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि रेडिस कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो सो दिस इज द ओवरऑल फाइनल जेनेरिक। ये जेनेरिक है, जेनेरिक का मतलब है कि इसमें हमने चीजों को सिंप्लीफाई किया, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर, दिस इज कंप्लीट पिक्चर इन ए जेनेरिक फॉर्म, ठीक है। अगर जहां पर मल्टीपल क्यूज थी वहां हमने सिंगल क्यू पिक्चर में डायग्राम में डाली है, ताकि हमें हमारी डायग्राम सिंपल एंड क्लियर हो। तो ये था आज की हमारी प्रेजेंटेशन, दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसे डिजाइन करते हैं नोटिफिकेशन सिस्टम। और इसमें हमने चीजों को सिंपल रखा। अब जैसे जैसे अब यहाँ बन गया ना सिस्टम डिजाइन, तो अब मैम ईशा ने पूछा कि भाई आप इसमें रेडिस को यूज करते हैं, तो ये अब इसके बाद अगले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे कि भाई मैं तो चाहता हूं या मैं चाहती हूँ कि भाई रेडिस को यूज करो। ठीक है। तो यहाँ आप वो इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपने एनालिटिक्स के अंदर क्या यूज किया है, रेडिस तो यूज किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी वी आंसर्ड इन इसके बाद। तो अभी आज हमारा मकसद था कि ये एक सिंपल वर्जन में क्या सिस्टम बनता है, हमने इसको और डिस्कस किया, इसको और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। गाइस ये यहाँ पर ना एक बड़ा डिफरेंस पता चलेगा, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में क्या फर्क है, ठीक है। ये इसके अंदर आपको आज पता चलेगा। तो हम चलते हैं। तो देखिए हमने क्या करना है कि ये एक बंदा है, ये अपने मोबाइल फोन पे ना कुछ चीजें खरीदना चाहता है, ठीक है। तो उसे मोबाइल फोन पे उसको ये डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, जैसे कि वो अमेजोन पे होती है ना उसकी, आप देखते हैं। तो अब ये चाहता है कि भाई ये चीजें ना मैं ऑर्डर करूं। तो ऑर्डर कैसे करेगा, वो चेक करेगा कि भाई ये जो आइटम्स हैं ये कहाँ कहाँ अवेलेबल, उनको बोलते हैं वेयर हाउसेस, ठीक है। तो डिफरेंट वेयर हाउसेस को, या यूं कह रहे हैं अमेजोन खुद भी चेक कर सकता है कि उसके कहाँ कौन कौन से जो वेयर हाउसेस हैं, क्योंकि अमेजोन है ना, डिफरेंट उसके वेयर हाउसेस होते हैं। वो चेक करेगा किस किस वेयर हाउसेस में ये आइटम्स अवेलेबल, ठीक है गाइस। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि ये जो वेयर हाउसेस हैं ये पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ ये चीजें अवेलेबल हैं, और मैं ये वहां से किसी भी वेयर हाउसेस को भेजूं, तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स, ठीक है। लेकिन जो क्विक कॉमर्स है उसमें एक स्टेप हम आगे देखेंगे। क्विक कॉमर्स में ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा वेयर हाउस इस यूजर के पास है, क्योंकि उसको आपने ना जल्दी चीज पहुंचानी है ना। ई कॉमर्स में टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे आपने पिज्जा को आपने ऑर्डर किया, तो आपको पिज्जा आधे घंटे में पहुंच जाना चाहिए, नहीं चलो घंटे में भी आप आपको बड़ा, अगर आप बड़े पेशेंस वाले कस्टमर हैं तो घंटे में भी, नॉर्मली आधे घंटे के अंदर अंदर पिज्जा आ जाता है, या कुछ जगहों पर शायद 20 मिनट्स में भी आता। तो आपके पास एक टाइम होता है। तो ये काम कैसे होगा, ये वो ही वेयर हाउसेस करेंगे जो एक खास रेडियस के अंदर होंगे। इसको बोलते हैं क्विक कॉमर्स। ये मुझे नहीं पता था पहले, मतलब ये नाम मुझे पहले पता नहीं था। वैसे तो हम हर रोज ये देख रहे होते हैं, लेकिन इन चीजों का हमें नहीं पता कि भाई हम उसको भी कहते हैं ई कॉमर्स है। तो बट एनी ये है गाइस इसका स्ट्रक्चर। तो जब
यहाँ से वो ऑर्डर करेगा और वो ऑर्डर फिर वेयर हाउस में उसको चेक किया जाएगा। ठीक, चेक करने के बाद वो फिर जब उसको पूरी उसकी वो बन जाएगी तो फिर वो जो राइडर है उसको बताया जाएगा और राइडर आपको डिलीवर करेगा। इसमें किसी का कोई फीडबैक हो तो यहाँ बात कर सकता है, या किसी का कोई ओपिनियन है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो आप। सर, अगर मैंने अपने रेडियस के करीब से अगर कोई चीज ऑर्डर किया है तो वो क्विक कॉमर्स होगी। अगर मैंने कहीं दूर से कोई चीज या दूसरे शहर से कोई चीज ऑर्डर की है तो वो ई कॉमर्स होगी। या वो जो मैंने, देखिए इसकी डेफिनेशन इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन जब मैं ये कर रहा था उस टाइम मुझे जो डेफिनेशन सामने है तो मैंने आपको वो बताई। इससे ब्रॉडर भी हो सकती है, लेकिन जो उस टाइम ये डेफिनेशन उसने कहा कि अगर ये, वहां पर पढ़ा तो उसने कहा कि अगर ये पूरे मुल्क में किसी जगह से भी उठा के देखिए ना, जैसे हम दराज पे ऑर्डर देते हैं वो 3-4 दिन के बाद आती है, तो वो मैं देखता है किस किस के पास अवेलेबल है, या कोई कोई खास कस्टमर होता है, वो कस्टमर हो सकता है, मतलब एक खास कस्टमर को आपने हिट किया, वो कस्टमर हो सकता है मैं इस्लामाबाद में, वो कराची में, तो कराची अच्छा खासा दूर है। ठीक, तो 3-4 दिन मतलब टीसीएस की तरह पहुंच जाता है। दैट इज ई कॉमर्स। ठीक है, लेकिन ये जो जैसे आप पिज्जा, आपने पिज्जा खाना है या आपने कोई बर्गर मंगवाना है, वो तो कराची से तो नहीं मंगवाएंगे ना। ठीक है, वो तो आपको जल्दी पहुंचे, 15-20 मिनट आधे घंटे पहुंचना चाहिए। यहाँ पे घर में गेस्ट है, आपने फौरन खाना मंगवाना है, ठीक है, पुलाव मंगवा लें या कुछ और जो भी डिशेज, तो वो दैट इज क्विक क्विक कॉमर्स। मैं बस इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अभी मैंने सर्च किया है तो क्विक कॉमर्स की ना उसने एग्जांपल दी है कि ये ना अनप्लैन्ड शॉपिंग होती है। इमरजेंसी नीड्स में हम इसको करते हैं प्रेफर। और जो ई कॉमर्स होती है वो प्लान्ड होती है। लाइक अगर मैंने मेडिसिन ऑर्डर करनी है तो मैं चाहूंगी कि मेरे पास जल्दी पहुंच जाए और सबसे करीब जो भी होगी मैं ऑनलाइन वहां से मेडिसिन अपनी ऑर्डर कर लूंगी क्योंकि मुझे जल्दी चाहिए और इमरजेंसी और इंस्टेंट नीड में चाहिए। लेकिन जो ई कॉमर्स है वो जाहिर सी बात है प्लान्ड शॉपिंग के लिए यूज होता है, वो 1 to 7 days लेता है, क्लोथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप। तो ये एक चीज थी। जी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बट जो मेन चीज है वो ये है कि आप ये जो जो जिसने डिलीवर करना है, जो वेयर हाउस है वो आपके क्लोज्ड होना चाहिए, ये इसका मेन है। वो डेफिनेटली फिर इसमें आपकी बातें बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो अब इसमें ना आप देखें, इसमें इशू खड़े हो सकते हैं। आपने कहा कि एक रेडियस तो एक सर्कल में होता है ना, तो क्या सारे वेयर हाउस जो सर्कल में आएंगे उनसे हम मंगवाएंगे? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, कोई बताएगा इसका आंसर? सर, जिसकी सर्विस अच्छी होगी उसी से मंगवाएंगे। लाइक जरूरी तो नहीं है कि अगर आपके रेडियस में है चार पांचों की सर्विस अच्छी हो। चले, उसमें 10 10 वेयर हाउसेज हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं, आपने कहा ये 5 अच्छे हैं, क्या आप उन पांचों पांचों के 5 से मतलब आप मंगवाना आपने किसी एक से, लेकिन वो सारे 5 आपकी लिस्ट में एलिजिबल हैं? पर अगर तो सेम रेडियस में है तो एलिजिबल होना चाहिए उनको। तो वो तो तो हमारी चॉइस है कि हम जिससे मर्जी फिर मंगवा दें। जी गाइस, बाकी लोग भी ना सर पार्टिसिपेट करें, बेशक तुक्का लगा दें, कोई कोई मसला नहीं, ठीक है। आप देखिए मैम ईशा ने बताया, मैम ईशा का आंसर 100% ठीक नहीं है, बट उन्होंने उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं आपको बताता हूँ, और अच्छा मुझे भी शुरू में नहीं पता था इसका, लिटरली मुझे भी नहीं पता था ये, तो मैंने भी गैस लगाया तो गलत था मेरा। अच्छा देखें, आपके रेडियस में सपोज 2 आ गए, और उसमें से एक जो है उसके बीच में एक कोई स्ट्रीम है, नदी है, उसको घूम के आना पड़ेगा। फिर आप वो आपके रेडियस में, लेकिन जब वो आगे आगे तो आगे एक दरिया है, कुछ उसको कोई एक हर्डल लगी हुई है, या उनको रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक बंद भी हो सकता है, तो वो फिर क्या घूम के आएगा किसी ब्रिज से। जबकि दूसरा है वो भी आपके रेडियस में ही है, लेकिन उसके बीच में ऐसा नहीं है। तो आप क्या ख्याल है आप लोगों का, किस वाले से मंगवाएंगे? जाहिर है सर जिसके स्ट्रीम नहीं है। जो जल्दी पहुंचाएगा ना, तो दोनों रेडियस में है, लेकिन एक को उस दरिया स्ट्रीम की वजह से वो लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि वो जाता है वहां से टर्न करके आता है, तो रेडियस तो उसका उतना ही। तो ये वाला देखिए, ये बताने का मकसद है इस किस्म के डिसीजन हमने करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आजकल के मॉडर्न दौर में सॉल्व हो चुकी हैं। क्या वो गूगल मैप करता है? ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। गूगल मैप इसको खुद ब खुद ही हैंडल कर लेता है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो बताता है कि भाई ये शॉर्टेस्ट ये अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उसको, बट एनीवे ये चीज अंडर डिस्कशन हुई है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं आगे। तो आप जरा कि एक टर्म यूज होती है, उसकी डिटेल में मैं जाता नहीं हूँ, कि हर टर्म की ना एक वो उसको बोलते हैं SKU। तो हाँ, जैसे आपने ना
कि आप किसी दुकान में जाए तो वहाँ शर्टें लगी होती हैं, एक ही डिजाइन डिजाइन की शर्ट होती है, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हर कलर की उसका ना उनका उसको कोई नंबर अलॉट किया होता है, बस इतना याद रखें। उसको नंबर एक अलॉट किया होता है, तो उस नंबर से पता चलता है कि ये ब्लू शर्ट, ये शर्ट थी, ये कलर ये था, और ये मतलब इस किस्म की उसको बोलते हैं एसक्यू। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ये वो लोग जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं ना, ये वो उनको ये पता होती है, या उसको तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अलग लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ लिखा। इस तरह कुछ और भी होती हैं, यूपीसी होता है, कि अगर आपने चीज दुनिया में एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भेजनी है, तो उसमें यूपीसी का एक कंसेप्ट है, वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मेरे ख्याल में कुछ बार कोड्स होती हैं, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाते। अच्छा, अब मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की। तो अब ये मैं थोड़ा थोड़ा सा ज़रा तेज चलूंगा। उसमें अवेलेबिलिटी कनेक्शन होना चाहिए, कि कनेक्ट टू एनी डेटा सेंटर विद इन 1 आवर, कि आपने वो वाले वेयर हाउस पिक करने हैं कि जो 1 घंटे या 30 मिनट की ड्राइव के ऊपर अवेलेबल, जो 30 मिनट में मेरे आपके पास पहुंच जाए, उनकी उनकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। फिर आपने ये चेक करना है कि ऑर्डर कंसिस्टेंसी, ऑर्डरिंग मस्ट बी स्ट्रांगली कंसिस्टेंट। ये जो लोग डेटाबेस वाले लोग हैं, ये उनको पता चल रहा है कि हमारा जो 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 आपको इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल फोन पे नजर आ रही है, कि भाई ये मैंने ये मैंने पिज्जा मंगवाना है, या ये मैंने बर्गर मंगवाना है, और वो कितने कितने अवेलेबल हैं, वो डिटेल। तो वो इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। कि अब इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं चाहता, ठीक। फिर ऑर्डर वॉल्यूम, वो कितनी क्वांटिटी में है वो होना चाहिए। फिर इसके अलावा जब आपने देखा कि आपने कहा कि ये मैं बर्गर भी मंगाऊंगा, मैंने मैंने तो ये मैंने सॉक्स मंगवाने हैं, मैंने कुछ वेजिटेबल्स मंगा, ये सब कुछ इसको बोलते हैं ऑर्डर आइटम। एक आप शॉपिंग शॉपिंग कार्ट बन जाती है, तो वो उसको बोलते हैं ऑर्डर। ये आपने इसकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। फिर आपने स्पीड को देखना है, ठीक है, कि किस फास्ट अवेलेबिलिटी विद इन 100 माइक्रो सेकेंड, कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे आ रही है। एक तो स्पीड वो है ना, कि वो जो बंदा आपके पास लेकर आएगा, कि वो आधे घंटे या घंटे में पहुंचे। एक आपने ये जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना सिस्टम के ऊपर, इसकी स्पीड भी होती है ना, कि आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वहां से रिस्पॉन्स वो कितना फास्ट आता है। तो फिर सिस्टम का साइज चेक करेंगे, कि अगर रिक्वेस्ट ज्यादा आ जाए तो उसको हैंडल कर लेगा। 10,000 डेटा सेंटर्स, 100,000 कैटलॉग आइटम्स, उसकी वो मतलब कैटलॉग्स वगैरह जो भी है, उसको। अच्छा, फिर क्वेरी अवेलेबिलिटी बाय लोकेशन विद इन वन, विद इन, ये क्या लिखा हुआ है, विद इन 1 आवर, आई कांट सी देयर। जी सर, 1 आवर। 1 आवर। तो ये चीजें हम करेंगे, इसकी डिटेल में अभी नहीं जाता। तो अगर आप पे कोई ऐड करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज तो हम फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये बेसिकली हमारे उस एप्लीकेशन की उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में रिक्वायरमेंट थी कि वो क्या क्या चीज़ें फुलफिल करेगी। उसमें उन्होंने कहा जी अवेलेबिलिटी कनेक्शन। अच्छा, ये जो 1 आवर में कनेक्शन है इसकी समझ नहीं आई, ये किसको 1 आवर में लेके जा रहा है? ये तो अवेलेबिलिटी वो है ना, कि वो बंदा मेरे पास 1 घंटे में पहुंचेगा। ये आपने उसकी रिक्वायर ये रिक्वायरमेंट चेक करनी है, क्या वो घंटे में पहुंचेगा। जैसे हमने कहा ना कि आपके रेडियस में 2-3 थे, तो आपने जगह उसमें एक ऐसा है जिसके बीच में दरिया आ रहा है, तो वो तो रेडियस में तो है, लेकिन टाइम ज्यादा लगा, घंटे में नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट भी आपने चेक की है कि कौन सा वेयर हाउस मेरी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 आवर में। ओके ओके, मतलब उस वेयर हाउस में डाटा। ओके ओके, मतलब ये उधर अमेजोन की अगर हम बात करें या, ठीक है, मतलब नियरेस्ट जो हमारे होगी उनका जो डाटा सेंटर होगा, ये डाटा सेंटर से मुराद ये उस सेंटर को कह रहे हैं जहां प्रोडक्ट पड़ी हुई है, हम कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते ओके, तो मतलब सिटी में मल्टीपल डाटा सेंटर्स हैं या हब हैं उनके जहां उनकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कनेक्ट ऐसी जगह पे करना है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। और उन्होंने कहा जी मिनिमम ऐसा रखना है आपने कि मैक्सिमम इतना रहना है कि 1 घंटे तक हो सके, 1 घंटे के अंदर अंदर आपने रहना है। तो ये आपने हाईली मतलब ये क्राइटेरिया रख लिया उन्होंने। ठीक हैं। है। तो देखिए, शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का ना मैथ में एक फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला यहाँ अगर बीच में दरिया आ गया ना, तो वो फार्मूला हम्म। यहाँ वैलिड नहीं हो। फिर हम्म। एक और फार्मूला है। तो ये भी डिसीजंस हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं इसलिए नहीं जा रहा, उसकी वजह ये है कि आप गाइस बीच में ना गूगल गूगल मैप को यूज कर लेना, ठीक है ना।
बीच में तो बिल्कुल। ये सारा काम गूगल मैप कर रहा होता है। अब कहने का मतलब ये कि आपने कहा कि गूगल मैप यूज कर लेते हैं तो इतने टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर यही सिस्टम डिजाइन गूगल खुद बनाए तो वो कहेगा जी कि सपोज गूगल मैप उसका, सपोज किसी और कंपनी का, या मेटा कहता है मैंने बनाना है, तो मेटा कहता है गूगल मैप को छोड़ो, यूज करो अपना अपना वो ऐप गूगल मैप की तरह अपनी बना लो। तो मेटा कर सकता है, ठीक है ना, मेटा तो ये कर सकता है। लेकिन ये कि हम तो नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे जी हम उसको, तो ये जो चीजें ना कि वो 1 घंटे में पहुंचेगा और हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर तो है, लेकिन 1 घंटे में नहीं पहुंचेगा, ये सारे फैसले गूगल मैप आजकल कर लेता है, उसके अंदर एल्गोरिदम लगे होते हैं। तो ये था। तो देखिए हमने ना, ये अब देखिए गूगल मैप का यहाँ कहीं डिस्कशन नहीं हुआ, तो हमने इसको डिस्कस किया है, तो इससे आप लोग भी इसमें फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊं गाइस, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स होती हैं। उसकी वजह होता है इसमें बहुत ज्यादा टेबल्स बनते हैं और उनके अंदर रिलेशनशिप्स बनती हैं। तो अच्छी खासी एक इसमें मतलब अच्छा खासा बंदा एक्सपर्ट है यहाँ, बंदा अगर उसको बंदे को आए ना तो उसको हम कह सकते हैं ये एक्सपर्ट बंदा, ठीक है। और इसके अंदर तो अभी हमने बहुत सी चीजें शामिल भी नहीं की हैं कि पेमेंट कैसे होगी, वो बातें यहाँ हमने शामिल नहीं की हैं, ठीक है। तो सिंपल रखा है इसको। अच्छा आप देखें, ये सर है ये भी हमने जितनी भी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की हैं सारी की सारी नॉन फंक्शनल है ना? ये अच्छा, ये इसमें कुछ नहीं, इसमें ये फंक्शनल नहीं है, ये फंक्शनल है ना। ये उसको, ये उसके उसको ये मस्ट है ना। हाँ उसको मेरे ख्याल में जो नॉन फंक्शनल होती हैं कि वो ये होती हैं जो आज सुबह भी डिस्कस हो रहा था कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है जो आपको जरूरत है, आप इनको बेहतर बनाने के लिए या इसमें कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए और क्या कर सकते हैं, वो नॉन फंक्शनल के अंदर आती हैं। जो मेरे मेरे जहन के मुताबिक ये इसकी डेफिनेशन बनती है। जैसे आपने कहा कि यार ये ये पिज्जा आ जाएगा, कल आपने कहा कि कल आपको ख्याल है कि वाह पिज्जा बड़ा टेस्टी था, क्यों ना मैं अपना एक यहाँ पर एक शॉप खोल लूँ। तो इनको आज मैंने एक ऑर्डर दिया, जैसे मैं आइसक्रीम खाता हूँ ना, तो मैं जाता हूँ आइसक्रीम खाने की, जाता हूँ KFC जाता हूँ, मुझे KFC की या मैकडोनल्ड की कभी आइसक्रीम आप खाए ना, कौन आइसक्रीम खाए उनकी, बहुत मजेदार होती है, ठीक है। आप सपोज कोई ऐसी मेरी उनसे डील होती है कि यार तुम ये करो कि मैं अपने घर के पास तो मुझे भेज दो, या जो कुछ 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 और चीज कह लें, तो आप क्या एक ऑर्डर देंगे 10 ऑर्डर देंगे ना। तो अब आपने कहना है कि अगर इस सिस्टम को मैं स्केल कर दूं तो ये क्या स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन फंक्शनल इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो पहली तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि ऑर्डर तो पहुंचे ना, और वो ऑप्टिमाइज्ड वे में पहुंचे, तो वो पहुंचता है, फिर आप स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में फंक्शनल रिक्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नॉन फंक्शनल होती हैं। मेरा ये व्यू है, आपका क्या व्यू है, तो आप उसमें आप अपनी उसमें एडवाइस कर सकते हैं। तो सर जो हमारे सामने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं इसमें से कौन कौन से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं? मतलब ये सारी ही सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है? लाइक ये जैसे ऑर्डर आइटम है, मे भी हम्म। शायद ऑर्डर आइटम हो नहीं फंक्शनल देखें देखें कोई रिक्वायरमेंट। चीज फंक्शन रिक्वायरमेंट देखें, दिस इज गुड डिस्कशन। फंक्शन रिक्वायरमेंट को हम यूं ले सकते हैं, अगर वो ना हो तो ये सिस्टम नहीं बन सकता, इनकम्प्लीट रह जाए। क्या ख्याल है आपका? देखें अगर सर इसी तरह है कि मतलब सिस्टम क्या काम कर सकता है, बट सिस्टम परफॉर्म्स। ये तो या ऑर्डर आइटम करना, तो ये हाँ तो सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई फिर। डेफिनेटली देखें, तो उसमें अब इसमें देखें क्या चीज लगती है जो आपको अब ये जो स्पीड है, मेरे ख्याल में ये शायद ये स्पीड है, ये इसकी फंक्शन, ये क्या आप क्या कहती हैं, ये सर फंक्शन में नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल। ये आपको स्पीड हो गया, लेटेंसी हो गया, ठीक कंसिस्टेंसी हो गया, ये चले सारी अवेलेबिलिटी हो गया, सारी नॉन फंक्शनल है। नॉन फंक्शनल, तो हम देखेंगे जो चीजें मस्ट है वो हम फंक्शनल लेंगे, और जो उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करती हैं वो नॉन फंक्शनल लेते हैं। अच्छा आप देखें, इसमें इस सिस्टम के अंदर जो सबसे मेन चीज है ना, वो जो आपने ऑर्डर करनी है, उसका उसके बारे में तो पता होना पहले कि भाई वो आइटम्स हमारे पास कितनी है भी कि नहीं है, या कितनी है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आएगी कि आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट चेक करनी है, ठीक है। कि वो कैसे, उसके बारे में पता करना, जरा चीजें मंगवानी है ना आपने, तो अब उसमें आपने इन्वेंट्री चेक करनी है, फिजिकल आइटम्स, ठीक है। एट डीसी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जहां से आएगी वहां पर उसकी इन्वेंट्री की फिजिकल इन्वेंट्री क्या है, फिर आपने उस
उसके पास इन्वेंट्री, अच्छा वो फिर आपने आइटम्स चेक करनी है कि टाइप्स ऑफ, उसके पास कौन कौन सी टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं। ठीक है। तो बात को देखिए ना, हम एक जाते हैं कि हम जैसे हमारे इधर वो बने हुए शॉपिंग मॉल्स बने हुए बड़े बड़े, एशियन मॉल तो सेम मॉल पता नहीं, पंजाब कैश एंड कैरी। अब मैं बजाय एक छोटी दुकान पे जाने के एक शॉपिंग मॉल में जाऊंगा, मुझे इतना गैस होता है कि भाई यहाँ ऑलमोस्ट हर चीज मिल जाएगी, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। तो इसलिए वहां पर फिजिकल आइटम की वहां एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद लेकिन मैं अंदर जाके ये भी देखूंगा ना कि मैं जो चीज मांग रहा हूँ पता नहीं वो उधर हो ना हो। जैसे मैं आजकल हमारे बच्चे ने कहा मैंने तो ये चॉकलेट मंगवानी है, अब वो चेक करेंगे वहां पर है कि नहीं है, या चीटोस वहां पर है भी कि नहीं है। ठीक है। तो वो उसको हम आइटम में लेंगे, ये ठीक है, इन्वेंट्री अच्छी खासी पड़ी है फिजिकल, क्या इसमें ये वाला आइटम भी है, तो ये उसमें कहेंगे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को देखेंगे कि उसकी फिजिकल लोकेशन क्या है। ठीक है। वो हम देखेंगे। फिर हम एक ऑर्डर बनाएंगे। ऑर्डर क्या बनाएंगे कि क्या कुछ आपने मंगाना है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर बाय द यूजर, कि उसे क्या कुछ चीजें मंगवानी है, उसको हम एज अ ऑर्डर कंसिडर करें। तो ये हमारी होगी कि क्या क्या कंपोनेंट होंगे जब आपने ऑर्डर प्लेस करना, उसमें क्या क्या चीजें आप मॉनिटर करेंगे। तो ये अच्छा, ये बताइए ऊपर मैंने ये स्पेशली लिखा हुआ है डिफरेंट फ्रॉम ई कॉमर्स। ठीक है। कि ई कॉमर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं वो पूरे मुल्क में फैले होते हैं। जैसे आपने दराज से चीज मंगवानी है तो वहां पर वो जो शॉप शॉप वाला होगा, हो सकता है वो मुल्तान में हो, कराची में हो, कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो क्विक वाली है ना, इसमें तो वो आपके एक खास रेडियस में होना चाहिए। तो इसलिए क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आप चलते हैं कि ये ऐसे कुछ यहाँ बनाई, और अब ये क्या करें। अब असल में ये सारा काम ना ये गूगल मैप कर रहा होता है, बट इसने यहाँ पे जो डिस्कस किया, ये इसको हम जल्दी जल्दी चलते हैं देखें। वो इसमें नियर बाय जो सर्विस, कि जो वेयर हाउस आपके करीब है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम चेक करेंगे। तो आप चूंकि गूगल मैप कर रहा होता है, लेकिन चलें उसमें उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रेडियस चेक करेंगे, और ये सब हम चेक करेंगे अगर हमने अपना ये बनाना है। अदरवाइज ये गूगल मैप खुद कर रहा होता है। ठीक है। उसमें डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस चेक करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला कौन सा लगाना है, वो भी यहाँ पर फिर हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो बट एनीवे ये सारे काम कौन कर रहा होता है, गूगल मैप कर रहा है। तो इसको ना हम बोलते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है ना इसको बोलते हैं जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो तो ये डेटा फिर हम लेते हैं, इसको किसी क्वेरी बना के ना अपने जो वेयर हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, उधर भेजेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास एक टेबल बना हुआ होगा, जैसे टेबल अभी हमने देखी, उस टेबल में उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब स्टोर करेगा। तो ये उसके डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक। तो ये हमारे पास इसकी बनी हुई है ये। और ये पहले में ये जो पहला केस है नियर, ये आप यूं समझेंगे जैसे हमारा मोबाइल लोकेशन ही फाइंड करता। तो हमें तो पता ही चल रहा था, आप जैसे आपके मोबाइल में अगर लोकेशन ऑन है ना, आप अगर इस्लामाबाद में मुंह आप लाहौर जाएं तो आपको बता देगा कि आप ये लाहौर है। ठीक है। वो लेकिन वो पीछे कैसे मालूम कर रहा होता है, वो ये यहाँ पर लिखा होगा कि भाई गूगल मैप कैसे मालूम कर रहा होता है कि आप इस जगह पर हैं। तो उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तो वो पीछे ना ये इस किस्म का डेटा वो ले रहा होता है, इसको बोलते हैं जियो स्पेशियल डेटा। ठीक है। तो फिर ये आगे जाती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला आपको ना, ये देखें ये ग्रीन एरो इधर आ रहा है। ठीक है। मैंने ये बंद किया, इसको भी मैं ऑन करूं। ये देखें ग्रीन एरो इधर आ रहा है, ये नोटिफिकेशन है। दिस इज नोटिफिकेशन। आपने उसको ऑर्डर दे दिया, क्वेरी भेजी, उसने चेक किया, या उसने कहा चेक किया ओके एवरीथिंग इज अवेलेबल, उसने नोटिफिकेशन भेज दिया आपको कि आपका ऑर्डर तैयार हो रहा है। तो देखिए नोटिफिकेशन यहां पर यूज हुआ है ना, मैंने आपको उधर भी कहा था कि नोटिफिकेशन एक फंडामेंटल डिजाइन है। ठीक है। वो आपको समझ में आता। अब हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक बड़े सिस्टम डिजाइन के अंदर छोटे छोटे सिस्टम डिजाइन बीच में यूज हो रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर यूज किया। अच्छा सर, इधर हम देख रहे हैं कि डीसी जो हमारा डाटा सेंटर है वो रिटर्न कर रहा है कि अपनी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। मतलब गूगल मैप ने करंट यूजर के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों लेके उसने ये दोनों चीज़ें भेजी हैं डीसी लोकेशंस को। डीसी लोकेशन अब हमारी सर्विस है या हमारा सर्वर है जिसने ये रिसीव किया, और उसने इस कोऑर्डिनेट से मिलते जुलते जो भी उसके नज़दीक उसने अपने पास मैथमेटिकल लगाया और उसने देखा कि इस कोऑर्डिनेशन के नज़दीक कौन कौन से हमारे डाटा सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, और वो उसने रिटर्न कर दिया, लिस्ट भेज दिया गूगल मैप को। गूगल मैप ने उसको डिस्प्ले करवा दिया उसके पास।
एक तो तरीका ये है सर। और सही। दूसरा ये हो सकता है कि डेटा सेंटर इटसेल्फ रजिस्टर हो जाए गूगल के ऊपर। जिसे हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप, हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वो रजिस्टर होते हैं ऑलरेडी, ये गूगल खुद उन्हें कर लेता है स्टैटिक समझ के। तो वो हमेशा उधर ही रहते हैं और हमें दिखते भी हैं। एक तो ये हो सकता है कि ऑटोमेटिकली डीसी सेंटर भी स्टैटिक ही होंगे, एक बार ही बनेंगे। तो जब वो बन जाएगा, गूगल के पास रजिस्टर हो जाए, और जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली गूगल खुद ही उस रेडियस में आने वाले डेटा सेंटर उसको बता देगा कि ये आते हैं। एक तो ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब देखिए हमारा काफी ना प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है गूगल मैप की वजह से ना, ये काफी काम खुद कर लेता है और हमें ना मालूम हो जाता है, ठीक है। तो बट अंडर द हुड दे अच्छा खासा काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ना बल्कि मैं क्या ऐड करूँ, वो लोग कहते हैं ना कि डेवलपर को मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स आने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वो कोई लाइब्रेरी बना देते हैं या कोई ऐसी डिवाइस बना देते हैं या सर्विस बनाते हैं। मैथ वो पीछे यूज कर रहा हो तो ऊपर आपको बस उसका कोई दो तीन कोड की लाइन लिखनी होती है। तो यही वजह है डेवलपमेंट में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये खैर मैंने एक एडिशनल बात कर दी बीच में। तो ओके जी। तो यूं ना हमारे पास ये आया, उसने फिर ये टेबल्स बनाए। ठीक, एक टेबल जो मेन दो टेबल्स हैं, जो वो एक आइटम्स का टेबल है जो आपने ना आपने बनाया मतलब आपकी वजह से बना है कि मुझे चीटो भी चाहिए, मुझे कुछ वेजिटेबल्स चाहिए, मुझे इसमें एग्स चाहिए, कुकिंग ऑयल, ये सब। वो एक अब आइटम्स बन के एक टेबल वो बन गया। अब ये जो आइटम का टेबल है जो आपकी वजह से बना है, जो आपने वेयर हाउस को देख के आपने वेयर हाउस को देखा कि उसके में कौन कौन से आइटम्स आपने पिक कर ली, उससे एक आपका टेबल बन गया। वो टेबल आगे जाएगा और आगे जाकर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है अपने टेबल के साथ उसको कंपेयर करेगा, वहां उसका ज्वाइंट करेगा आइटम के साथ। तो देखेगा कौन कौन सी आइटम, तो यो उसकी बेसिस पे वो आपकी ना वो फाइनलाइज करेगा कि हाँ ये आइटम्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल है और आपको नोटिफिकेशन वो भेज देगा, ठीक। तो यूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दिस इज हाउ बिहाइंड द सीन हमारे टेबल बनते हैं, और वो टेबल आपस में फिर ज्वाइन करके वो इंफॉर्मेशन को गैदर करके हमारे पास एक नोटिफिकेशन सेंड हो जाता है। ओके, अब यहां देखें थोड़ा सा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डेटाबेस है उसकी यहां पर बात हो रही है कि डेटाबेस किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो डेटाबेस है वो RDBMS होना चाहिए, ठीक, रिलेशनल डेटाबेस को हम यूज करेंगे। उसकी क्या रीजन है कि हम चाहते हैं कि इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो अब कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है इसकी डिटेल में मैं ज्यादा मैं कहने का मतलब ये है कि उसमें इसमें एक अच्छी खासी डिस्कशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। मैं चाहूंगा थोड़ी सी हम डिस्कशन वो भी कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि RDBMS की क्या इंपॉर्टेंस है, किस केसेस में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि अब ये जो आरडीबीएमएस आरडीबीएमएस है, ये पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो लगे। तो आरडीबीएमएस में एक हमने पढ़ा था एकदम क्लास में कि वो एसिड प्रॉपर्टीज एसिड ट्रांजैक्शन को वो फुलफिल करता है, ठीक है। तो उसमें एक एटॉमिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको हम देखते हैं यहां पर ठहरो। इसको मैं आपको ये जो डिस्कशन है ये मैं आपको अभी इस डिस्कशन को हम फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके एंड के। उससे पहले हम फाइनल देखते हैं कि फाइनल हमारा जो डिजाइन है वो किस शक्ल में आया, वो ये शक्ल है, ठीक है। तो इसको हम मिला के देखें। यहां से आप क्लाइंट एप्लीकेशन है, आप जैसे कि हमने मोबाइल पकड़ा या अपना डेस्कटॉप पकड़ा, उसमें देखा कौन कौन सी चीजें हमें पसंद है। तो वो एक HTTPS रिक्वेस्ट जाएगी, आगे आपका API गेटवे होगा। API गेटवे क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे आपने दराज पे या आपने पिज्जा हट पे आपने ऑर्डर किए, तो पिज्जा हट के साथ आप ना मतलब आपकी ऑथेंटिकेशन होती है वो हम करेंगे। यहाँ पर रेट लिमिटिंग भी यहीं पर होगी, लोड बैलेंसर भी इधर ही होगा, और आपकी रिक्वेस्ट किधर भेजनी है वो भी इधर ही डिसाइड होगा कि किस लेट्स से कि पिज्जा हट की डिफरेंट शॉप्स है, तो किस शॉप पे आपका ऑर्डर जाएगा, ठीक है। तो वो फिर यहीं पर जैसे इस्लामाबाद में जाए ना, मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में तहजीब शायद एक है कि दो है, जितने भी हैं वट एवर द केस, या दो मतलब तहजीब इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में भी है, उधर IELTS में भी है और F10 में भी है या F11 में भी है। तो किधर किधर भेजनी है वो यहाँ पर डिसाइड,
ठीक है। ये तो ये यही चेक करेगा कि अवेलेबिलिटी सर्विस कहाँ पर है, लोकेशन की भी फैसले ये डिफरेंट किस्म की माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है, जो ये कैलकुलेशन करेंगी कि कहाँ लोकेशन का फैसला और अवेलेबिलिटी का फैसला और आपकी जो ऑर्डर की कैलकुलेशंस हैं वो सारे फैसले यहाँ होंगे और उनके डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आपके वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उसके टेबल यहाँ बने होंगे, उनको मैच करेंगे और ये सारी बिहाइंड से इस किस्म की कैलकुलेशन। तो ये हमारा जो है ना, दिस इज ए, जब सारा कंबाइन होगा तो इस शक्ल में आएगा। अब हम चलते हैं इस पे एक लास्ट डिस्कस, क्योंकि मैं भी थोड़ा थक गया और आप लोग भी थक गए हैं, तो इसको हम कंक्लूड करते हैं कि जो डेटा बेस हमने यूज किया है इसमें हमने आर डी बी एम एस क्यों यूज किया। वो कहता है कि हम कंसिस्टेंसी को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम फॉल्ट टॉलरेंस को टॉलरेट कर लेंगे कि अगर थोड़ी बहुत देर हो जाती है नो इशू, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। अब ये क्या चीज है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि देखें फॉल्ट टॉलरेंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, आपने बोला कि मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कहा कि मुझे ये चीजें, मेरा मेरा ऑर्डर एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में चला था, किसी वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उस वक्त फेल हो गया, या कुछ 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 भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है या कुछ फेलियर हो सकता है, लाइट जा सकता कुछ भी। तो अब आपका ऑर्डर दूसरी जगह पर प्लेस हो या प्लेस हो, अब उसने करना है, या उसका डेटा डेटा सेंटर डेटा बेस में कोई इशू आ, तो आप उसकी फिर कॉपी बना लेते हैं या उससे आपकी फॉल्ट टॉलरेंस हैंडल हो जाती है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप थोड़ा डिले करते हैं, ठीक है, वो उसमें डिले आ जाता है, ठीक है, और वो तो ये कह रहा है कि उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं उसको, बट एनीवे वो ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती हैं कि सपोज उसने ऑर्डर किया मैं इतने चीटूस चाहता हूँ, 10 चीटूस चाहता हूँ, वहां पर उसको उसके डेटाबेस में इश्यू आ गए, अब आपको वो दूसरी तरफ शिफ्ट करेगा, वहां पर चीटूस हो सकता है ऑर्डर्स कम हो, ठीक है, चीटूस कम हो, तो ये एक तरह से मिसमैच हो जाएगा, और हो सकता है कस्टमर की सेटिस्फिकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, और जब कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाई होगा तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती हैं हमारी रेपुटेशन किसी सूरत में भी खराब ना हो, बेशक कस्टमर लूज हो रहा है हो जाए, लेकिन वो इस कंडीशन पे लूज ना हो कि हमने उसको सर्विस सही तरह से प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, देर हो गई है तो हो जाए, लेकिन हमारे के ऊपर उसका ट्रस्ट इस बेस पे हमारा खराब नहीं होना चाहिए कि इन्होंने चीज डिलीवर करते हुए मसले मसाइल खड़े किए, ठीक है। तो ये अगर केस उसका हो तो वो फिर कंसिस्टेंसी की तरफ जाएगा, फॉल्ट टॉलरेंस को वो उसको इग्नोर करेगा। उस केस ये जो चीज है ये हम RDBMS से अचीव कर सकते हैं। लेकिन कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं वो कहती है नहीं कोई बात नहीं यार, इतनी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, तो वो दूसरी की तरफ भी जा सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो वो जो बंदा है जो सिस्टम बना रहा है, तो कहने का मतलब है ये आपको इंटरव्यू वाला शुरू में ये बताएगा कि भाई गाइड करेगा आपको कि भाई आपने किस किस्म का डेटाबेस रखना है, ये आप उससे पूछेंगे तो बताएगा भाई कि मुझे तो ये चीज चाहिए, तो फिर कहेंगे अच्छा आप ये ले लो, ठीक है। तो ये बात मैंने फिर यहाँ पर आपको कहा कि इसको हम डिस्कस करते, ठीक है। तो ये डिस्कस हुआ, और विद दिस तो सर इसका यहाँ पे मतलब डुप्लीकेशन का कुछ लिखा हुआ है, तो डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन ये होती है ना, देखिए फॉल्ट टॉलरेंस में फॉल्ट सॉरी क्या आप बोला था डुप्लीकेशन इज नॉट फॉल्ट टॉलरेंस रिक्वायर्ड। को फॉल्ट टॉलरेंस की कोई गलती हो जाए उसको हमने कैसे हैंडल करना है, तो उसमें उसको हैंडल करने फॉर एग्जांपल एक एक डेटा सेंटर बंद हो जाता है, आप क्या करते हैं उसकी डुप्लीकेट बना लेते हैं ना, कॉपी बना लेते हैं। तो कॉपी जब बनती है ना उनको आपको सिंक करना पड़ता है ताकि इंफॉर्मेशन सेम रहे ना, तो सम टाइम उसमें इंफॉर्मेशन का डिले होता है, तो वो कुछ केसेस में वो इंफॉर्मेशन का डिले टॉलरेबल नहीं होता, ठीक है, आपकी रेपुटेशन में मसला आ सकता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर रेपुटेशन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो कम हो जाए, तो आप इस तरफ ना जाएं, तो आप कंसिस्टेंसी की तरफ जाएं, ठीक है। कंसिस्टेंसी में देखें क्या होता है कि आपको ना वो आपको थोड़ा सा डिले भी कर मतलब उसमें आपकी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट एक्यूरेट होती है,
ये वो कहना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर। सर फिर फॉल्ट टॉलरेंस को तो अगर हम लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे तो अगर एक डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो अगर एक सिस्टम खराब हुआ वो तो पूरा का पूरा क्रैश हो जाएगा, इतना ज्यादा नहीं कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक होगा। नहीं, देखिए, एक पूरा सिस्टम क्रैश हो जाना और एक डेटा सेंटर का फेल हो जाना थोड़ा डिफरेंस है ना। पूरा लाइक सिस्टम हम क्रैश, बिल्कुल भी नहीं डुप्लीकेशन कर ही नहीं नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, आप देखें पूरा सिस्टम कब क्रैश होगा? जब जब उस डिजाइन के अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा। आपने डिजाइन ऐसा बनाया, अभी जो पिछला डिजाइन में पड़ा उसमें क्या था? जब हमने हमने कहा था जहां पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है वो एक ही जगह, अगर वो फेल होगी तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। तो जब डिजाइन करेंगे तो ये तो हम तो नहीं करेंगे ना कि डिजाइन में ये सबसे बड़ा इशू है कि आपने सिस्टम एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रख दिया, तो वो तो हैंडल होगा। यहाँ फेलियर का मतलब ये है कि कोई सिस्टम के अंदर कोई एक जगह पर फेलियर हुआ, वो ऐसा फेलियर था जो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल नहीं था, तो आप उसको दूसरी जगह पर हैंडल कर सकते थे। लेकिन उसमें जो डिले आ रहा है, वो डिले में, उस डिले के अंदर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें मिसमैच होने का चांस है। तो वो मिसमैच आपके कस्टमर को डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपके ऊपर उसका ट्रस्ट कम हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम पे कस्टमर डिले डिले की वजह से जाता है तो जाए, लेकिन वो हमारे पे शक ना करे, हमारी ऑनेस्टी पे शक ना करे, ईमानदारी पे हमारी शक ना करे, क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आपके पास चीज नहीं है, आप कस्टमर को अभी चीज अवेलेबल नहीं है, आप मैं आपको डिलीवर नहीं कर सकता, तो आप प्लीज, मैं सॉरी बोलता हूँ। तो ठीक है, कस्टमर आपका लूज हो गया, कोई मसला नहीं है। एटलीस्ट उसको ये तो पता है ये बंदा इंफॉर्मेशन के मामले में खरा आदमी है ना। तो वो आप चाहते हैं वो लूज ना हो। उस केस में कंसिस्टेंसी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरे ख्याल में मैंने कुछ क्लियर करने की कोशिश की है इस। जी सर। तो जो सिस्टम, टोटल सिस्टम फेलियर है, दैट इज समथिंग एल्स। वो तो आपने डिजाइन के अंदर वैसा से डिजाइन बनाया, उसमें फॉल्ट है, और वो फॉल्ट हो गया तो पूरा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, तो दैट इज समथिंग एल्स। तो ये हमने डिस्कस किया। तो अब वो कहता है कि बेटर बेटर नॉट टू फिलफिल ऑर्डर रादर हैविंग बैड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो आप कस्टमर जाता है, उसका ऑर्डर, मतलब मुझे चीज नहीं मिली है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसको मेरे पे ट्रस्ट तो है ना यार, जो अगर इसे अगर देता तो अच्छी देता और बिल्कुल टाइमली होता, तो वो ट्रस्ट रहना चाहिए। कुछ चीज में कमी पेशी देखें, दराज से चीज आती है तो हम उस पर 10 दफा शक करते हैं, कि उसके रिव्यूज पढ़ते हैं कि भाई चीज सही आ रही है, तो हमें क्या पता ना, एज ए यूजर ऑनलाइन पे हमें क्या पता क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ट्रस्ट आपका खराब हो जाए ना उस सर्विस के ऊपर, तो आप फिर अगली दफा 10 दफा सोचते हैं। तो इसलिए जो आपका ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका चीज नहीं है, आप कहते हैं सॉरी नहीं अवेलेबल है, आप कस्टमर हो सकता है वापस आ जाएगा, जाता है तो जाने दें। तो आपने अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन की, ये इसमें डिस्कशन हो रही थी। और इसके अलावा तो उसने ये हमने यहाँ डिस्कस कि कोई भी डिजाइन है वो बेस्ट नहीं होता, ना वो करेक्ट होता है, ठीक है। ये वैरी करता है उसके अंदर ना, वो कभी फॉल्ट टॉलरेंस को आप पसंद करते हैं और कभी आप फॉल्ट टॉलरेंस को पसंद नहीं करते। तो और इम्प्रूवमेंट की हर वक्त गुंजाइश रहती है, ठीक। अब आप यहाँ कह सकती हैं ना कि भाई कैशे लगा लें, ठीक है। एक बंदा कहता है कैशे में रेडिस लगा लें, कोई कुछ कहता है, तो उसकी हमेशा इंप्रूवमेंट की वहां पर गुंजाइश रहती है, ठीक है।